तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोखा जो होता है वहां पर अपने अंदर से डर को निकाल देता है और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहता है कि मैं भी स्ट्रांग हूं और मैं कभी यहाँ पर इस माउंटेन का किंग बन जाऊंगा। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा लाउड है, हालांकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुमने बहुत ही लंबी और जोरदार चीख लगाई है। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो मार्शल आर्ट्स को सीखना तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखा सकता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम यहाँ पर सिक्स ब्रदर को फॉलो करो। सिक्स ब्रदर जो भी तुम्हें काम कहेगा वो तुम काम करना। अब फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर साफ सफाई के काम करोगे, हम तुम्हें ज्यादा मुश्किल वाले काम नहीं देंगे, लेकिन जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओगे फिर तुम्हें अपने साथ लेकर हम लोग रॉबरी के ऊपर भी लेकर जाया करेंगे जब हम लोग टैक्स वसूल करने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो जोखा होता है उसे चीफ चीफ कहकर पुकार आता है और उसे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है चीफ हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे। और इसी के साथ ही हमारे जोखा की ट्रेनिंग वहां पर स्टार्ट होती है। वो अपने सिक्स ब्रदर के साथ और बाकी के ब्रदर्स के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां पर उसे सबसे पहले खाने के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से मशरूम्स को लेकर आना है, कौन कौन से मशरूम्स को नहीं लेकर आना, कौन से पॉइजनस होते हैं। फिर साथ ही वहां पर सभी ब्रदर्स के साथ मिलकर सभी काम उसे सिखाए जाते हैं कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो उन सभी कामों को वहां पर देखता है। तो हमारा जोखा कहता है कि हालांकि यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी रफ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए भी जाते हैं और साथ ही शिकार करके लेकर आते हैं। और हमारा जोखा जो होता है वहां पर अपनी नई लाइफ के अंदर काफी अच्छे से अपने आप को बैलेंस भी कर लेता है, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर अपनी माँ से मार खाता था, लेकिन अब यहाँ पर वो एक एंजॉयबल लाइफ गुजारा है जहाँ पर वो काम करता है और काम करने के बदले में उसे यहाँ पर खाना खाने को मिलता है। और उसके साथ उसके 6 ब्रदर्स हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं उसे देखकर। आज जोका कहता है कि हालांकि हमारी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे चीफ और बाकी के ब्रदर्स जो कि बाहर जाते हैं काम पर वो लोग जख्मी होकर वापिस आते हैं। लेकिन जब वो जख्मी होकर वापिस आते हैं तो हम सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसके बावजूद वो लोग अपना काम पूरा करके वापस आते हैं। अगर वो अपना काम पूरा करके वापस आते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चीफ जो होता है जब वहां पर मार खा के आता है लेकिन साथ ही वहां पर अपने पास कुछ पैसे लेकर आता है और साथ ही वहां से वाइन की बॉटल्स लेकर आते हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका मिशन पूरा हुआ। और वो लोग यहाँ पर क्योंकि बैंडेट्स हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर से जो लोग गुजरते हैं उनको लूट कर वो उनके पास से चीजें लेकर आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन जोखा कहता है कि लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रही थी और मैं भी यहाँ पर हर दिन के साथ कुछ नया सीख रहा हूँ। हमारा जीवन जोखा जो कि एक बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बहुत ही टफ लाइफ गुजारी है और इस जगह के ऊपर जहां पर वो बिल्कुल आजाद है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके सीनियर ब्रदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सीनियर ब्रदर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हमारा जीवन जोखा जो होता है जिंदगी में पहली बार यहाँ पर खुशी को महसूस कर रहा है और वो काफी ज्यादा खुश है कि इन माउंटेन्स के अंदर वो आया और इनका हिस्सा बना। तो एक दिन अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के मास्टर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सभी लोग उनके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं। तो वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से 2 एल्डर्स आते हैं। तो एक जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम तुम्हें अपने ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेंगे? तो वो उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम अपने आप को यहाँ पर 5 माउंटेन्स पीक का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर बैठे हुए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से एक बच्चा है। हम तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। तुम्हारी ये गैंग किसी गैंग से कम एक बैगर सेक्टर ज्यादा लग रही है। और इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई जाती है कि ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। जैसे कि जहाँ पर म्यूरियम अलायंस है, जैसे कि जहाँ पर दूसरे बड़े सेक्टर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। अगर यहाँ पर वो लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं या फिर किसी बड़े सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक दिन यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आया था। एक मॉन्स्टरसली स्ट्रॉन्ग मास्टर ने ग्रीन फॉरेस्ट को आकर ज्वाइन किया और ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आकर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उसने लूटना शुरू किया, जिसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेट्स को पता चला कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक नया किंग आया है। उसने आकर ग्रीन फॉरेस्ट की बेस रखी और साथ ही सभी लोगों ने उसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आसपास के सभी निठल्ले लोग जिनको नकार दिया गया था, जिन लोगों को यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, वो सभी लोगों ने आकर उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल अलायंस है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग सभी लोगों को कंट्रोल करता है। उसके नीचे पूरी एक बैंडेट्स की आर्मी है और जितने भी छोटे मोटे बैंडेट्स हैं वो सभी लोग एक दिन यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के नीचे काम करने के लिए उतावले हैं। वो सभी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका यही सपना है कि कभी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का किंग यहाँ पर उनको अपना झंडा दे दे और वो लोग भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट बन जाएं। अब जबकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से म्यूरियम अलायंस के लोग भी अपनी आर्मी को, अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर नए बैंडेट्स
बैंडेट्स और नए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को रिक्रूट कर रहे हैं। और इस 5 माउंटेन पीक के ऊपर और कोई भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स यहाँ पर आते हैं और आकर इन लोगों को देखने के लिए कि शायद यहाँ पर इन बैंडेट्स को रिक्रूट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब वो देखते हैं कि इसके पास वो सिर्फ 7 लोग हैं और ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कम से कम 10 लोग होने चाहिए। तो चीफ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज यहाँ पर हमारे ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर ले, हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से जो मेन चीफ होता है वो उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक्सेप्ट करें, लेकिन पोंग यूचियो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा। हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तुम्हें ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं और तुम्हारे पास तो यहाँ पर 10 लोग भी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास यहाँ पर 10 लोग तो होने चाहिए थे। तुम यहाँ पर अगर हमारा झंडा लेकर आगे बढ़ोगे तो कल को मार खाकर तुम ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब कर सकते हो। तो चीफ उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर 3 और लोग ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर 3 लोग ढूंढ लेंगे, बस 1 महीने का समय दे दें। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 3 लोग और ढूंढने पड़ेंगे? वहां पर पीछे देखो, तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है, इस बच्चे का क्या करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर 4 लोग और ढूंढने पड़ेंगे। चीफ उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, ये बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, यहाँ पर सारे चोर यही तो संभालता है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है बकवास बंद करो, तो है तो ये एक बच्चा ही और बच्चे के साथ हम लोग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे? एक बच्चे के साथ तुम किसी को लूटने के लिए भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा भी कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग दूसरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला बंदा आ जाता है और तुम्हारे पर अटैक करता है तो फिर तुम लोग क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा पाओगे? नहीं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम लोग यहाँ पर इसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि यार ये बंदा कौन है जो कि चीफ को इस तरह से देख रहा है और उसके साथ इस तरह से बात कर रहा है। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां पर सोच रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। इस एरिया के अंदर और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास यहाँ पर 7 से भी ज्यादा लोग हों और ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और चीफ ने कहा था कि हमें यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए। लगता है कि हमें किसी दूसरे ग्रुप के पास जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी चाहिए, चलो आओ यहाँ पर साइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। तो वो उसे अपने साथ साइड के ऊपर लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इनको रिक्रूट कर लेना चाहिए। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन हम लोग इनको रिक्रूट क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल एक रैगटैग ग्रुप है, यानी कि ये एक बेकार सा ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर भी है। तो उसका टकला साथी उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ही रिक्रूट करने वाले हैं, हमें इन लोगों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग इनको अपना झंडा दे देते हैं और कल को ये लोग यहाँ पर मार खाकर मर भी जाते हैं तो हमें यहाँ पर कमांडर को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे। और हो सकता है कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप यहाँ पर आकर इनके पास से इनके ग्रुप को छीन ले और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो कल को हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लोग मिल जाएंगे, हमें वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में बताना भी तो पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि किंग को जब पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने कोटा को फिल नहीं किया तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सिर्फ कोटा को फिल करने के लिए हम लोग इन्हें मोहलत दे देते हैं कि ये अपने 10 लोग पूरे कर लें और उसके बाद हम इन्हें अपना झंडा दे देंगे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन अगर किंग को पता चला कि ये लोग तो बिल्कुल बेकार हैं और हमने बेकार लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया है तो फिर वो यहाँ पर और गुस्सा होंगे और हमें मार डालेंगे। तो टकला उसे कहता है कि नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं और वैसे भी यहाँ पर इस एरिया काफी ज्यादा बड़ा और इस एरिया के अंदर यहाँ पर उसको कैसे पता चलेगा कि हमने एक छोटे से ग्रुप को हायर किया है। वो दोनों जो होते हैं वहां पर आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद सोच रहे होते हैं कि कम से कम फिलहाल के लिए अपना कोटा तो फिल कर लेते हैं, इन लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो दोनों वहां पर से पीछे की तरफ घूमते हैं और चीफ से कहते हैं तो फिर ठीक है, आज से तुम लोगों को यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सर्दियां शुरू होने से पहले अपने ग्रुप के अंदर 10 लोग पूरे करने होंगे। अगर तुम 10 लोग अपने पूरे नहीं कर पाए और जब हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे तो हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। एक बात को याद रखना कि तुम यहाँ पर दूसरे ग्रुप से मार खाकर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तब भी हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली वो लोग भी यहाँ पर अब ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनने के बाद अब इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो छोटा सा ग्रुप होता है इन बैंडिट्स का उसे ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा मिल जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के साथ ज्वाइन होना ये बहुत ही खास बात है। ग्रीन फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ी बैंडिट्स की गैंग है जिसका अब ये लोग हिस्सा बन चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं। हमारा जो जियोन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब यहाँ पर उसके ब्रदर्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ पर बस अपना कोटा रिफिल करना था और जाकर अपने किंग को बताना था कि उन्हें यहाँ पर 5 माउंटेन्स के ऊपर
भी कब्जा कर लिया है और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनके ग्रुप को वाइप आउट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा स्ट्रॉन्गर ग्रुप इनकी जगह ले लेगा और हमें तो बस यहाँ पर आदमी चाहिए, फिर चाहे वो इस ग्रुप के हों या फिर दूसरे ग्रुप के हों। तो हमारा जॉन जोखा जो था वो सोच रहा था कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इनके पास ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा आ चुका है तो अब यहाँ पर इनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि सभी लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमारा पहला दिन है ग्रीन फॉरेस्ट के बेंच के साथ, हम लोग पहली बार यहाँ पर अब लूटने के लिए जा रहे हैं और हम लोग जाकर टोल टैक्स वसूलने वाले हैं। आज एक बहुत ही बड़ा कारवां जहाँ पर से गुजरेगा और हम लोग उनके पास से जाकर टैक्स लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा मिशन होने वाला है क्योंकि इस बार उन्हें मारधाड़ नहीं करना पड़ेगी, बस अपने ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा उन्हें दिखाकर उनके पास से टोल टैक्स ले लेंगे और उन्हें जाने देंगे। तो इसी के साथ ही वो जोखा से कहता है कि जोखा आज तुम यहाँ पर पूरा दिन घर पर अकेले रहोगे, साफ सफाई और साथ में कपड़े धोना, ये सब कुछ तुम्हें करना है। और साथ ही उसे कहता है कि आज यहाँ पर डिशेस भी धोनी होंगी, तुम्हें अकेले ही सारे काम करने होंगे क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तो महाशिवन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कब तक यहाँ पर इस तरह के घर के काम करता रहूंगा, मुझे भी इन लोगों के साथ माउंटेन्स में जाना है, मुझे भी वहां पर जाना है और जाकर देखना है कि ये लोग क्या काम करते हैं। जबकि फिर साथ उसे याद आती है कि सीनियर ब्रदर यानी चीफ ने उसे कहा था कि हम लोगों को हर एक काम आना चाहिए, मेंस को हर एक काम आना चाहिए वरना सभी लोग हमारे पर हंसेंगे। हम लोग ग्रेट माउंटेन बैंडिट्स और हमारे कपड़े और हमारे खाना पीना सब कुछ रेडी होना चाहिए, अगर खाना नहीं मिलेगा हम लोग कमजोर हो जाएंगे, कपड़े धुले हुए नहीं होंगे तो लोग हमें भिखारी समझेंगे। तो महाशिवन कहता है कि सीनियर ब्रदर ने कहा था कि ये सब कुछ काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, माउंटेन बैंडिट्स के लिए ये काम भी बहुत ज्यादा अहम है, तो मैं यहाँ पर ये काम जरूर करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। तो 1 महीना गुजर चुका है, हमारा जॉन अभी तक यहाँ पर 1 महीने तक सब कुछ काम सीख चुका है, फिर अगला महीना गुजरता है तो अगले महीने तक फिर एक और महीना गुजरता है कि हमारा जॉन 3 महीने से वहां पर, और 3 महीने तक हमारा जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर काम की आदत पड़ चुकी है, लेकिन वो लोग कब यहाँ पर वापस आने वाले हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफी लंबे वक्त के लिए चले गए और फिर काफी वक्त के बाद वापस आते हैं। तो हमारा जॉन जब अकेला घर पर रह जाता है अपने कामकाज खत्म करने के बाद, वो सफाई और बर्तन धोने के बाद फिर जाकर माउंटेन्स के अंदर या जंगल के अंदर जाकर अपनी स्टिक ले जाता है और वहां पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो हमारा जॉन जोखा कहता है कि मैंने जहां पर उस वेयर हाउस के अंदर जो टेक्निक सीखी थी उस टेक्निक को डल नहीं होने देना बल्कि उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी मुझे जहां पर टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल कर इस जंगल के अंदर आ जाता हूँ, जहां पर आकर अपनी स्टिक की मदद से ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं अपने आप को एडवांस कर सकूँ। और एक दिन जब मैं यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ मिशन के ऊपर जाऊंगा तो उस दिन मेरे स्किल्स उनके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीनियर ब्रदर जो होता है अपने साथ 3 और नए मेंबर्स को लेकर आता है। तो उनका मिशन यहाँ पर यही था कि सर्दियां शुरू होने से पहले उन्हें 3 नए मेंबर्स को ढूंढना है। तो 2 लड़के और 1 लड़की अपने साथ लेकर आते हैं। तो चीफ जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें नए ज्वाइन करने के लिए आए हो, हमारा 5 पीक माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अब यहाँ पर हमारे पास 10 मेंबर्स होने वाले और मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम लोगों की रैंकिंग्स को अनाउंस करने वाला हूँ। अब जबकि हम लोग यहाँ पर 7 पहले से मौजूद हैं और हम सातों के सातों जब यहाँ पर हम ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बने थे उस वक्त एक साथ, इसी वजह से हम 7 ब्रदर्स हैं, हम सभी 7 स्वर्ण ब्रदर्स हैं। तुम लोगों को यहाँ पर स्वर्ण ब्रदर का टाइटल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम हम 7 में से किसी एक को हराकर हमारी रैंकिंग को नहीं ले लेते, यानी कि यहाँ पर तुम सभी लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे लेकिन तुम्हारे आगे नंबर्स दिए जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर ब्रदर नहीं कहा जाएगा बल्कि तुम्हें यहाँ पर आगे से 8, 9 और 10 का नंबर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो एक लड़का जिसका नाम ली चुलसान होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि मेरा नाम ली चुलसान है, मैंने कोई एक छोटा सा क्राइम किया था, मैंने मैजिस्ट्रेट के बेटे को बुरी तरह से पीटा था जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उससे बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है मेरा नाम चुन जीडियोक है और मैं यहाँ पर चुलसान का दोस्त हूँ। अब जबकि मैं इसका दोस्त हूँ और मेरे पास वहाँ पर पूरी एक फैमिली है जिसको मुझे खाना खिलाना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हो ना ही मुझे कोई ढंग का काम आता है, इसी वजह से मैं अपने दोस्त चुलसान के साथ यहाँ पर माउंटेन्स में भाग कर आ गया। तो उनमें से एक लड़की होती है और लड़की उनसे कहती है कि मेरा नाम हान चाई योन है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया था, मुझे एक रेस्टोरेंट में एक ब्रोथल में मेरे पेरेंट्स ने बेच दिया। जब मैं 19 साल की हुई तो मैं वहां से भागकर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली गई, लेकिन पेरेंट्स ने वापस मुझे बेचने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरे पास उस जगह के पर रहने के लिए और कोई वजह नहीं है। तो मैं भागकर माउंटेन्स में आ गई और तुम्हारी इस जगह का हिस्सा बनना चाहती हूँ, माउंटेन्स गैंग का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो 6 ब्रदर जो होता है ये देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे जोखा को अब यहाँ पर एक पार्टनर मिल गया है, तुम दोनों मिलकर जहाँ पर घर के काम संभाल सकते हो, कपड़े धुलाई और बर्तन की धुलाई का काम तो अब यहाँ पर ये जूनियर्स कर लेंगे, अब तुम्हें यहाँ पर इनके साथ अब तुम्हें यहाँ पर ये काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर 7 स्वर्ण ब्रदर बन चुके हो और तुम हमारे साथ मिशन के ऊपर जा सकते हो। जब किसी के साथ ही चुलसान जो होता है वहां पर उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताएं कि मैं रैंकिंग में आगे कैसे आ सकता हूं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे 7th की रैंकिंग में आना है। तो चीफ उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट की रैंकिंग के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे तो नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी रैंकिंग सिस्टम
डेवलप करते हैं। बताओ क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है? तो चुलसान उसे कहता है कि जी मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग किया, मैं 3 साल तक मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ चीफ उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर किसके नीचे काम नहीं करना चाहते? तुमने इसी वजह से तो कहा ना कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो। बताओ कि तुम हम सातों में से किसको चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम हम सातों में से किसी को चैलेंज करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग वाइज ही चैलेंज करना होगा। पहले नंबर 7 को हराना होगा, फिर 6, फिर 5, इस तरह से तुम्हें पीछे आना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली यहाँ पर चीफ या फिर किसी और को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही चुलसान कहता है कि मैं यहाँ पर इस क्रोनी बच्चे के नीचे काम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है ये कमजोर है और यहाँ पर मैं इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मुझे नंबर 7 बनना है, मुझे नंबर 8 नहीं बनना। तो उसी के साथ ही चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा क्या तुमने सुना तुम्हारी पोजीशन इस वक्त खतरे में है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इससे फाइट करना चाहते हो या फिर तुम अपनी पोजीशन खुद ही इसको देना चाहते हो? तो हमारा जोखा कहता है कि पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी रैंकिंग बनाई है। मैं इन 7 ब्रदर्स में से एक हूँ और मैं यहाँ पर अपनी 7th नंबर की रैंकिंग किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ? कल मैं यहाँ पर कल मैं मिशन के ऊपर माउंटेन्स में इनके साथ जाने वाला हूँ और ये कमीना कह रहा है कि ये मेरी जगह लेना चाहता है, मैं इसे अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो माजोन गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। जबकि सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या वाकई में इनको फाइट करने देना चाहिए क्योंकि वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जबकि हमारा जोखा काफी ज्यादा कमजोर है। तो चीफ उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जोखा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है, इसे यहाँ पर फाइट करने दो, अगर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ तो मैं इस फाइट को रुकवा दूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंस हो जाता है कि जो भी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा वो नंबर 7 बनेगा, जो इस फाइट को हारेगा वो नंबर 8 बनेगा। तो दूसरी तरफ से वहां पर फाइट का रेफरी हमारा चीफ ही होने वाला है। तो चुलसान जो होता है हमारे जोखा से कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी इजी नहीं लेने वाला कि तुम एक बच्चे हो, मुझे तुम्हारी रैंकिंग चाहिए। तुम्हारा जोन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो बाकी के सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो जरा जोखा को देखो, वो यहाँ पर चीफ की तरह बात कर रहा है। वो सीनियर ब्रदर तुमने यहाँ पर उसे इस तरह की बातें क्यों सिखा दिया, वो तो अब यहाँ पर लोगों को गाली भी दे रहा है। तो उनसे कहता है कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाता है कि चुलसान जो होता है फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उनसे कहता है कि अब देखना मैं भी यहाँ पर 7 सोन ब्रदर्स में से एक हो जाऊंगा। वो अपने साथियों को बता रहा था कि बहुत ही जल्दी मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा और बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारे जियोन को पंच मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि लड़के एक ही स्ट्राइक में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो अपने हाथों को ऐसे पकड़कर आगे बढ़ता है जैसे कि उसके हाथ में तलवार हो, वो नीचे की तरफ झुकता है और उसके पेट के ऊपर कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके हाथ में तलवार तो होती ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने हाथ को घुमाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता और इस बात से चुलसान भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है। जबकि हमारा जियोन सोच रहा था होता तेरे की मेरे हाथ में तो तलवार ही नहीं है, मुझे लगा था कि मेरे पास तलवार है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जोखा की पोजीशन वाकई में खतरे में है, क्या वो जोखा की पोजीशन को ले लेगा या फिर नहीं ले पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ द हिमानी लॉर्ड के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चुलसान जो होता है हमारे जोखा को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पर से हमारा जो जोखा होता है उसे लगता है कि उसके हाथ में तलवार है और वहां पर तलवार को घुमाकर उसके पेट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। लेकिन वो स्ट्राइक कहां से लगेगी जब उसके पास तलवार है ही नहीं। तो चुलसान पीछे हटता है, फिर साथ से एक जबरदस्त पंच दे मारता है जिसकी वजह से हमारा जोखा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है मैं यहाँ पर बिना वेपन के फाइट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बिना वेपन के कोई प्रैक्टिस की ही नहीं और ना ही मुझे कोई फिस्ट आर्ट आती है। तो इसी के साथ ही चुलसान उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे वहां पर पंचेस मार रहा होता है। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर नीचे गिरकर पंचेस खा रहा था, जबकि चीफ साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस फाइट को रुकवा देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जोखा यहाँ पर इस फाइट को कंप्लीट कर पाएगा, वो इस फाइट को जीत पाएगा। तो वहां जोखा जो होता है वहां पर बस मार खाया जा रहा था, फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा क्यों तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से पंचेस क्यों मार रहे हो। और साथ ही हमारा जोखा जो होता है यहाँ पर उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन जोखा के पंच के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होता, जिसकी वजह से चुलसान उसे कहता है कि लड़के चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, तुम यहाँ पर आए कब तक फाइट करोगे, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कमजोर हो। और साथ ही उसे फिर से एक जबरदस्त पंच मार के ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि अब यहाँ पर उठना मत, अब ग्राउंड के ऊपर गिरे रहो। जबकि मास जोन उसे कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा क्यों रहूं, जबकि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीतना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी जगह लेने कैसे दे सकता हूँ। जबकि चुलसान फिर से उसे पंच मारता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। और बाकी के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो चुलसान जो होता है उसे भी वहां पर काफी लंबे लंबे सांस आ रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे जोन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक्स किए होते हैं और काफी बार उसे पीटने के बाद से ग्राउंड के ऊपर गिराकर पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आए, चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना, दोबारा मत उठना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर दोबारा उठोगे तो अगली बार मैं और भी पावरफुल अटैक करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही वो चीफ के पास जाता और उसे कहता है कि चीफ क्या तुमने देख लिया, अब से मैं यहाँ पर नंबर 7 हूँ, क्या आज से मैं यहाँ पर नंबर 7 की रैंकिंग में आ चुका हूँ। जबकि हमारा जोन उसे कहता है कि तुम्हें
कि इसने कह दिया कि तुम यहाँ पर नंबर 7 की रैंकिंग में इतनी आसानी से आ सकते हो, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर सब कुछ बाकी है। और इसी के साथ ही हमारा जोन वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जोन इस बार जब उठकर खड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पेशल पावर्स रिलीज हो रही होती हैं और हमारा जोन उसे कहता है कि ये फाइट तो एंड तक जाएगी, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इस फाइट को जीत पाते हो, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही नंबर 7 मेरा, मैं नंबर 7 किसी को लेने नहीं दूंगा। तो चुलसान भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इतनी मार खाने के बाद ये लड़का अपने पांव पर खड़ा कैसे हो गया। अगर मैं यहाँ पर किसी आम बंदे को इस तरह से पीटता, क्योंकि अक्सर मेरी यहाँ पर फाइट्स होती रहती हैं, कुछ गैंगस्टर्स के साथ भी फाइट होती है जो काफी हट्टे कट्टे और मसल्स वाले होते हैं, उनको भी इस तरह से मैं पीटता तो वो भी दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाते, लेकिन ये लड़का फिर से उठकर खड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो चीफ भी उसे कहता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती, अगर तुम खत्म करना चाहते हो तो फिर हमारा जोखा इस फाइट को जीत जाएगा, और अगर तुम इस फाइट को जीतना चाहते हो तो फिर तुम दोनों में से किसी एक को गिव अप करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही चुलसान कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़के को अब मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे थे, तो अब यहाँ पर एक ही पंच के साथ तुम्हारा काम तमाम करूंगा। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर उस तलवार के साथ ही प्रैक्टिस की, यानी उस लकड़ी के टुकड़े के साथ प्रैक्टिस करता रहा, उसे तलवार समझकर। अब मेरे पास जब तलवार नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर कैसे इस अटैक को यूज करूंगा। जबकि हमारे जियोन को खुद भी इस बारे में अंदाजा नहीं होता कि जब से पिछले 10 साल से उसने जो स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया था, 9 हीवनली स्वर्ड टेक्निक, ना सिर्फ यहाँ पर उसके मसल्स को इंक्रीज कर रही थी, यानी उसकी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही थी, बल्कि उसकी जो तलवारबाजी की टेक्निक और उसका ब्लेड हो रहा है उस सबको इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे जियोन के अंदर जितनी पोटेंशियल है उसे इस बारे में भी अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकता है। लेकिन इस वक्त जब यहाँ पर उसके अंदर जीतने की डिजायर बहुत ज्यादा है, तो इस वक्त यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ना चाहते हुए 9 ह्यूमन स्वर्ड का ऑरा रिलीज होता है, और वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हमारा जियोन जो होता है उस एनर्जी को महसूस करता है और साथ ही वहां पर अब पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जियोन कहता है अगर मेरे पास तलवार नहीं है तो फिर मैं अपने पंचेस को ही तलवार की तरह यूज करूंगा, और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है आगे बढ़ता है और वहां पर अपने पंच के अंदर पावर को रिलीज करता है। जबकि चुलसान भी इस बात को महसूस कर रहा था, कहता है क्या मैं यहाँ पर चीजें देख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे सामने एक छोटा सा डेविल खड़ा है जिसके हाथ के अंदर बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से उसे पंच दे मारता है, तो इतनी स्पीड के साथ उसे पंच मारता है कि दूसरे सभी लोग देख भी नहीं पाते। तो हमारा जियोन उसके पेट में जब पंच मारता है तो चुलसान के मुंह से ब्लीडिंग होती है और चुलसान जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगा है। तो हमारे जियोन को लगता है कि एक पंच के साथ काम नहीं चलेगा, वो दूसरा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर एक पंच से काम नहीं चलेगा दूसरा पंच मारूंगा। और जैसे वो दूसरा पंच मारने लगता है चुलसान ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। तो जियोन कहता है कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। सेकंड ब्रदर भी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को रुकवा देना चाहिए, हमारा जियोन उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन जब वो साइड के ऊपर देखता है कि चुलसान गिर चुका है, वो कहता है हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो बंदा ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गया। तो वो चीफ उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो लोग कहते हैं नहीं चीफ, हम में से किसी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, बस इतना पता है कि हमारा जियोन जो था उसने अपने हाथ में पावर्स को रिलीज किया था और पंच मारने के लिए आगे बढ़ा था, और उसने लगता है कि एक ही पंच के साथ इसका काम तमाम कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर यह लड़का कमजोर हो जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। तो उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। पहले तो वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि जोखा शायद यहाँ पर पावरफुल है, फिर वो कहते हैं कि शायद वो लड़का चुलसान ही कमजोर था। तो इसी के साथ चीफ कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी यहाँ पर एंड के पर खड़ा है वही यहाँ पर नंबर 7 होगा। तो वो उसे कहता है कि जोन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर अपने टाइटल को बचा लिया, तुम आज से हमारे स्वयं ब्रदर और कल से तुम माउंटेन्स में हमारे साथ ही जाने वाले हो। तो उसके बाद यहाँ पर से हमारा जोन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अगले दिन वो यहाँ पर माउंटेन में जा पाएगा। जबकि यहीं पर शाम के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है गुमजॉन उसके लिए एक तलवार लेकर आता है, उसे एक भारी ब्लेड देता है और उसे कहता है मैंने देखा कि तुम वहां पर अपने हाथों को तलवार बनाकर यूज कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम्हें तलवार के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जबकि तुम माउंटेन्स में जाने वाले हो तो फिर तुम्हारे पास कम से कम तलवार तो होनी चाहिए। चीफ भी तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और चीफ ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये तलवार दे दूं, तुम इसके साथ प्रैक्टिस करोगे और कल सुबह जो हम लोग माउंटेन रेड में जाने वाले हैं उसमें तुम भी हमारे साथ जाओगे। तो जियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। तो फिर साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर जो भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा, तुम हमारे साथ जाने तो वाले हो लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम लोग वहां पर जाकर करते क्या है। वहां पर जाकर हमें दुश्मन से फाइट करना पड़ सकती है, लोग इतनी आसानी से हमें टोल टैक्स नहीं देते जिसकी वजह से हमें फाइट करना पड़ती है। तुमने अक्सर अपने सीनियर ब्रदर्स को देखा होगा कि वो जख्मी होकर वापिस आते हैं। तो फिर साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैंने आज यहाँ पर तुम्हें देखा फाइट करते हुए और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक तलवारबाजी की टेक्निक सिखानी चाहिए। मैंने तुम्हें
बताया तो होगा कि मैं शाओलिन के मॉन्क्स के साथ रहकर आ चुका हूं, तो उनके पास एक बहुत ही खास टेक्निक थी, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुम्हारा शियोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या इतनी आसानी से तलवार को यूज कर पाऊंगा? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कर पाओगे। जब मैं तुम्हें डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा उसके बाद देखना तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर अपनी तलवार को यूज कर पाओगे। अब जल्दी से मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पर उसे तुम्हारे सामने परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ सेकंड ब्रदर जो होता है अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखते रहो, जैसे जैसे मैं अपनी तलवार को घुमाऊंगा तुम्हें भी ऐसे ऐसे अपनी तलवार को घुमाना और बहुत ही जल्दी तुम सीख जाओगे। तुम्हारा शियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी तलवार के साथ वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जबकि चीफ के पास थर्ड ब्रदर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इंप्रेस्ड है, मुझे लगता है कि वो जोखा को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखा रहा है। लेकिन क्या उसे लगता है कि जोखा उसकी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक को सीख पाएगा, जबकि खुद भी सेकंड ब्रदर उस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही वहाँ चीफ उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसे यहाँ पर इसकी जरूरत है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर वैसे भी ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है। तो ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनने पर क्योंकि हमारे पास 10 लोग पूरे हो चुके हैं और हमारे पास अब उनका झंडा और उनके झंडे को हम लोग कल सुबह यूज कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ बुरा होने वाला है। हम लोग जिसके पास भी जाएंगे अपना ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिखाएंगे, वो चुपचाप टोल टैक्स वाले पैसे निकालकर हमारे हाथ में रख देंगे। तो इसी के साथ ही अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कारवान आ रहा होता है और ये लोग उसे लूटने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये इतना आसान होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि एक कैरवान जिसके ऊपर काफी सारा माल लोड होता है, वो लोग जंगल के बीच से गुजर कर जा रहे होते हैं। तो वहां पर उस कैरवान का जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा घबराया और परेशान होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि 5 स्ट्रॉन्ग पीक के ऊपर यहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स रहते हैं और बैंडिट्स उनके पास से काफी कुछ लूट कर ले जा सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही है, हमें यहाँ पर इस जगह से नहीं गुजरना चाहिए था। मुझे लगता है कि आजकल यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का राज है और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करके सब कुछ लूट सकते हैं। तो उसने अपने पास यहाँ पर एक एस्कॉर्ट मास्टर को भी हायर किया होता है जिसका नाम सर कैंग होता है। तो वो उसे कहता है कि सर कैंग आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं होगा? तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी आसपास यहाँ 5 माउंटेन पीक के ऊपर कोई बैंडेड गैंग रहती है, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन वो एक रैगटैग गैंग है, यानी कि वो एक बहुत ही कमजोर सी गैंग है। वो लोग किसी बड़ी गैंग के साथ ताल्लुक नहीं रखते, यानी कि बहुत ही कमजोर लोग हैं, उन्हें मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती। मेरे यहाँ पर होते हुए तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरा टाइटल क्या है? म्यूरे में सभी लोग मुझे फ्लैश स्वॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें बड़ी आसानी के साथ इस जगह से पार करवा दूंगा। जबकि वो बंदा कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर फिर भी कुछ बुरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक तीर उड़ता हुआ सीधा उस चीफ की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि मास्टर कैंग आगे बढ़ते हैं और उस तीर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो वो कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन है, देखो तो यहाँ पर चूहे अपनी बिल से निकल कर आए हैं। तो इस बार यहाँ पर सामने दिखाते हैं तो वहां पर 7 लोग उनके सामने खड़े होते हैं। चीफ जो होता है अपने साथियों को लेकर वहां पर आता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट के 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से गुजर कर जा रहे हो और तुम्हें यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम टोल टैक्स नहीं दोगे तो यहाँ पर से गुजर कर नहीं जा पाओगे। तो इसी के साथ मास्टर कैंग उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हो? ग्रीन फॉरेस्ट का नाम तो कोई भी यहाँ पर यूज कर सकता है, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग, और मैंने सुना है कि वो लोग 10 लोगों को यहाँ पर अपना हिस्सा बनाते हैं, अपना झंडा सिर्फ 10 लोगों को देते हैं। तुम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर हमारी मानसू मर्चेंट यूनियन को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और तुम्हारे जैसे बैंडिट्स को यहाँ पर टोल टैक्स दे देंगे, वो भी ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम पर यहाँ पर टोल टैक्स लेना चाहते हो तो जाओ जाकर अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग को लेकर आओ। अगर वो खुद यहाँ पर होता तो फिर बात अलग थी। तो चीफ कहता है कमीने कहीं के इन लोगों को क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से हमें इस तरह से हवा में उड़ा सकते हैं? तो इसी के साथ चीफ अपने साथियों से कहता है कि इनके ऊपर तीरों की बरसात करो। तो हमारा सैमॉन्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इनके ऊपर तीरों की बरसात करें? उस आदमी ने यहाँ पर अपने हाथ के साथ ही तीर को पकड़ लिया था। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि उसने एक तीर को पकड़ लिया, अगर हम ज्यादा तीर शूट करेंगे तो उसके बाद वो उन सभी को नहीं रोक पाएगा। हमारे पास जितने भी तीर हैं उन सभी के साथ अटैक करो। उसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे 5 पीक माउंटेन्स के बैंडिट्स को इस तरह से मॉक करने की, उसने हमारा
मजाक उड़ाया है। और इसी के साथ चीफ अपने साथियों से कहता है कि अटैक करो। वो लोग वहां पर उनके पास तीर चलाते हैं, तो उसके पास यहाँ पर 2-3 लोग ही होते हैं जो कि तीर चला रहे होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो उसके पास लोग हैं ही नहीं। तो मास्टर कैंग बड़ी आसानी से अपनी तलवार निकालते हैं और सामने की तरफ उन तीरों के ऊपर अटैक करते हैं। वो उन तीरों को ब्लॉक कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो सारे के सारे तीरों को वहां पर अपनी तलवार के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारा चीफ कहता है ये कैसे हो गया। सेकंड ब्रदर कहता है उसने सारे के सारे तीरों को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया, जबकि चीफ को भी समझ आ जाती है कि उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप ने अपने साथ जिस बंदे को लाया मास्टर कैंग, वो एक तलवारबाज भी है और साथ ही एक मार्शल मास्टर भी है। तो वो कह रहा होता है कि ये कमीने जहाँ पर अपने साथ एक मार्शल मास्टर को क्यों लेकर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो मास्टर कैंग होता है वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कमीनों कहीं कि अब तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग जहाँ पर खड़े खड़े वेट किसका कर रहे हो, अपनी तलवारें निकालो, जाकर इनको मार डालो। ये बस शाम से बैंडेट्स है जो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम का फायदा उठाना चाहते हैं। जबकि हमारा चीफ जो होता है अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी रहना, या तो फिर हम लोग जहाँ पर मरने वाले हैं या फिर हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं ब्रदर बताओ तो सही करना क्या है। जबकि इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्शल मास्टर और साथ ही वो लोग हमारे पर भारी पड़ेंगे। जबकि इसी के साथ ही हमारा जॉन उन सभी के बीच से निकल आता है। तो चीफ कहता है कि ये क्या, तुम कहां पर जा रहे हो। तो हमारा जॉन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि सभी लोग पीछे रहो। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स का मजाक उड़ाने की। नंबर 7 होने के नाते सबसे पहले इन्हें मुझे हराना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे तक पहुंचना पड़ेगा। तुम्हारा जॉन जब आगे बढ़ता है तो मास्टर कैंग कहता है कि तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बारबेरिक हो, तुम लोग कमीने लोग जहां पर खुद हट्टे कट्टे पीछे खड़े हो गए और एक बच्चे को तुमने तलवार देकर आगे भेज दिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक बच्चे की वजह से तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा? तुम्हें लगता है कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा और तब तक जब तक मैं इस बच्चे के साथ डील करूंगा तुम लोग जहां से भागकर जा सकते हो? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मिस्टर अब तुम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उन लोगों ने तुम्हें पुश करके यहाँ पर भेज तो दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर उनकी तरह नहीं हो, तुम एक बच्चे हो और तुम यहाँ पर उनकी तरह एक्टिंग मत करो। जबकि मास्टर जॉन उसे कहता है कि मेरे चीफ ने कहा था कि हम लोग 5 पीक माउंटेन्स के किंग हैं, अगर हम लोग यहाँ के किंग है तो इसका मतलब जैक कोई यहाँ पर हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारा मजाक उड़ाने की। तो चीफ भी सोच रहा होता है कि इस लड़के का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो बातें तुमने उससे कही थी कि हम लोग इन माउंटेन्स के किंग हैं वो उसके दिमाग पर सवार हो चुकी हैं, और आज वो पहली बार यहाँ पर आया और उसे लगता है कि बाहर हम लोग इसी तरह काम करते हैं, उसे क्या पता कि बाहर हमें कितनी मार खानी पड़ती है। जबकि मास्टर जॉन अपनी तलवार लेकर वहां पर मास्टर कैंग के सामने खड़ा हो जाता है। तो मास्टर कैंग उसे कहता है लगता है कि आजकल के बच्चे इनके अंदर से डर खत्म हो गया है, या फिर तुम बेवकूफ हो। और इसी के साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो, अब जबकि तुम बैंडेट्स के ग्रुप के साथ हो जिसका मतलब यह है कि तुम्हें भी बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूं। जबकि हमारा जॉन उसे गाली देता है और कहता है अपना गंदा मुंह बंद कर, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर बच जाएगा, मैं तुझे यहाँ पर खुद मारने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बच्चे के साथ इस तरह की बातें ना किया करो, अब तो उसने गाली देना भी शुरू कर दिया, वो सेम टू सेम तुम्हारी जैसी बातें कर रहा है जैसे तुम गाली देकर बात करते हो। तो वो कहता है माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर उसके सामने उसे पंप अप करने के लिए इस तरह की बातें करता था। तो इसी के साथ ही मास्टर कैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे गाली देने की, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले। और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए, और जैसे वो जॉन के करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं। इसी के साथ ही चीफ चलाकर उसे कहता है जोखा वहां पर से पीछे हटो, और उसके बाकी के ब्रदर्स भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो वो तलवार जो होती है हमारे जॉन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हमारे जॉन अपने ब्लेड को घुमाकर तलवार को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर कैंग पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उनका ब्लेड भी 2 टुकड़ों में कट जाता है। तो मास्टर कैंग पीछे हटते हैं और कहते हैं ये अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं ये हुआ क्या। तो हमारे जॉन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था, और उस ऑरा को महसूस करने के बाद मास्टर कैंग समझ जाता है कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक मार्शल मास्टर है। जब मैंने इस लड़के के ऊपर अटैक किया तो मेरी तलवार इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इसने बहुत ही करीब से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, इसने अटैक को डॉज कर लिया है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक सुप्रीम पीक राम का मार्शल मास्टर मेरे सामने खड़ा हो, और ऊपर से यहाँ पर इसकी तलवार का मसला क्या है, इसने तलवार को स्विंग किया लेकिन मैं इसकी तलवार को स्विंग करते हुए देख भी नहीं पाया। तो मास्टर जॉन उसे कहता है क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? तो मास्टर कैंग उसे कहता है रुको रुको जरा रुको तो सही, मुझे यहाँ पर अपना वेपन चेंज करने दो, मेरी तलवार टूट चुकी है। तो मास्टर जॉन उसे कहता है हाँ ठीक है तुम अपनी तलवार को चेंज कर सकते हो, और साथ ही मास्टर जॉन उसे कहता है कि इस बार यहाँ पर थोड़ा मजबूत वेपन लेकर आना, किसी हाथ लोहे का वेपन लेकर आना, क्योंकि पहली बार भी मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काटने वाला था, शुक्र करो कि मैंने अपने ब्लेड को थोड़ा सा पीछे खींच लिया वरना तुम्हारी गर्दन कट जाती। तो मास्टर कैंग अपनी गर्दन की तरफ देखता है, उसकी गर्दन के ऊपर वाकई में कट लगा होता है जो पहले उसे महसूस नहीं हुआ था कि वहां पर सिर्फ उसकी तलवार नहीं कटी। इसी के साथ ही वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर वाकई में ये मेरे ब्लेड के साथ मेरी गर्दन भी काट सकता था और इसने जानबूझकर ब्लेड को पीछे खींचा है तो फिर तो पक्का ये सुप्रीम पीक राम का मास्टर है। मास्टर कैंग इसी के साथ उसके सामने अपना सर झुका देते
लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे बख्श दें, हम लोग यहाँ पर आपको सारा टोल टैक्स देने को तैयार है, जितना टैक्स आपको चाहिए हम उतना टैक्स देने को तैयार है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इतनी यंग एज के साथ इस लड़के ने यहाँ पर ब्लेड एनर्जी को यूज करना सीख लिया है, अगर ये लड़का मेरे ऊपर एक दो अटैक करता है तो फिर मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। तुम्हारा जोन भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ये हुई ना बात, लगता है कि आज हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। और उसके सीनियर ब्रदर्स तो हैरान परेशान पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर कैंग ने उसके सामने सिर क्यों झुका दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोखा इसी तरह से अब आगे राइज करने वाला है, क्या उसे यहाँ पर अपनी पावर्स का आइडिया होगा कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है मास्टर कैंग को हरा देता है। मास्टर कैंग खुद ही वहां पर घुटने टेक देता है और कहता है कि तुम्हें जितनी टोल टैक्स फीस चाहिए उतनी तुम ले सकते हो। और इस बात से बाकी के सभी सीनियर ब्रदर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मास्टर कैंग को कैसे हरा दिया। लेकिन उन्हें वहां पर से काफी सारी टोल टैक्स फीस मिलती है, यानी कि वे काफी बड़ा बैग भरकर टोल फीस लेकर वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा तुमने वहां पर किया क्या। तो जोखा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस वहां पर उसकी तलवार को काटा। तो वो उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक कहाँ से सीखी है। तो जोखा कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि सीनियर ब्रदर सेकंड ब्रदर ने मुझे यहाँ पर ये टेक्निक सिखाई थी, उसने मुझे डीमन स्लैशिंग ब्लेड टेक्निक सिखाई थी, डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक सिखाई थी, वही टेक्निक तो मैंने यहाँ पर यूज की है। तो ये बात सुनने के बाद से चीफ वहां पर सोच रहा होता है ये जहाँ पर इसने जो टेक्निक यूज की थी वो डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक के जैसी ही थी, लेकिन डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक और साथ में मैंने जिस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है वो टेक्निक हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक है, वो दोनों ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, वो इस लेवल की टेक्निक्स नहीं है कि उन टेक्निक्स के साथ किसी दूसरे के ब्लेड को काटा जा सके। मुझे लगता है कि टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा लोअर लेवल की है, लेकिन इस लड़के के इंटरनल एनर्जी और इस लड़के की मार्शल आर्ट्स को समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसने यहाँ पर लो लेवल की टेक्निक्स को भी हाई लेवल की टेक्निक्स में बदल दिया है। फिर साथ ही चीफ उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि इसने यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा है और इसको अच्छे से मास्टर किया है। तो हमारा चीफ उसे कहता है कि क्या तुम वापस जाने के बाद हमें डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक दिखा सकते हो, क्या तुम अपनी टेक्निक दिखाओगे कि तुमने कैसे उसको मास्टर किया, हम लोग भी देखना चाहेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है, जहां पर मार्श जोन सभी के सामने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक का प्रदर्शन दिखाने लगा है। वो अपनी तलवार को उठाता है उनसे कहता है कि जरा गौर से देखना, और इसी के साथ ही मार्श जोन वहां पर अपनी तलवारबाजी को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वहां पर उनके सामने अपनी तलवार के साथ स्ट्राइक्स लगाकर उनको दिखाता है, वो सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तो फाइनल के ऊपर वो सामने एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपनी स्ट्राइक लगाता है। जैसे वहां पर डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक के साथ पेड़ पर स्ट्राइक लगाता है तो बड़ा सा पेड़ जो होता है वहां पर दो टुकड़ों में कट जाता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया, ये डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड ब्रदर जिसने उसे ये टेक्निक सिखाई थी वो खुद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, जबकि हमारा जोन जो है वो इतना सब कुछ कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर साथ ही उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सेवंथ ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो, क्या तुम हमें ये टेक्निक सिखा सकते हो, हम भी यहाँ पर ये टेक्निक सीखना चाहते हैं, हमें तो लगा था कि तुम एक कमजोर से लड़के हो, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर खाना पकवाने के और बर्तन धुलवाने का काम करवाते रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी को इस तरह से मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हुए देखा है, क्या तुम नेक्स्ट टाइम ये टेक्निक मुझे भी सिखा सकते हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ये इतनी भी खास टेक्निक नहीं थी, मैं यहाँ पर सभी को सिखा सकता हूँ। तो जबकि चीफ साइड के ऊपर खड़ा होता है, साइड के ऊपर खड़े होकर सेकंड ब्रदर से कहता है डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक इतनी भी स्ट्रॉन्गर हो सकती है, क्या तुमने कभी सोचा था। वो कहता है नहीं, डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती, ये लड़का है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़का आया कहां से है, हमें ये लड़का कैसे मिला और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 5 पीक माउंटेन्स के दिखाया जाता है, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, 2-4 महीने गुजरने के बाद अब ये लोग जो होते हैं हर जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर हमारा जोन फ्रंट पर आगे जाता है और जाकर उनके एस्कॉर्ट्स के साथ जो भी उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके साथ फाइट करता है और उनके पास से उनको फाइट में हराकर उनके पास से टोल टैक्स फीस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनका बड़ा ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब हमारे जोन को मार्शल आर्ट्स आती है और मार्शल आर्ट्स अपनी तलवारबाजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को हरा देता है और ओपोनेंट्स को हराने के बाद उनके पास से काफी अच्छी खासी रकम लेते हैं। तुम्हारे जोन का नाम यहाँ पर कुछ ज्यादा फेमस होता जा रहा है, 5 पीक माउंटेन्स के ऊपर हमारे जोन का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है डीमन स्लेइंग ब्लेड स्वर्ड मैन के नाम से। तो इसी के साथ उसके नाम के पोस्टर भी लग चुके हैं, जहां तक कि म्यूरल मलाइस के अंदर भी लोगों को पता चल चुका है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर आया है, जो कि हालांकि
हालांकि काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यानी ग्रीन फॉरेस्ट का वो बेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, जिसे वहां पर से गुजरना होता है, उससे वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर इन लोगों के पास काफी सारे नए मेंबर्स भी ज्वाइन करवाने के लिए आते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि पिछले 1 महीने में हमारे पास बहुत सारे नए रिक्रूट्स आए जो कि चाहते हैं कि वो हमारे बेस का हिस्सा बन जाए। तो चीफ भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जोखा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जोखा की रेपुटेशन आसपास के गांव में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंठल्ले लोग हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार भी उनके पास काफी सारे लोग आए होते हैं, हर रोज यहाँ पर नए लोग उनके पास आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर कहता है कि इन सभी लोगों को मिलाकर हमारे पास टोटल 25 लोग हो जाएंगे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारे पास तो काफी सारे मेंबर्स हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब ग्रीन फॉरेस्ट के किंग जब वापस आएंगे तो आने के बाद देखेंगे कि हमारे पास लोग पूरे, हमें सिर्फ 10 लोग इकट्ठे करने थे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि अब जबकि इनके पास लोग ज्यादा हो चुके हैं तो इन्हें यहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर अपने लिए बेस बनाना होगा। तो वो लोग वहां पर अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं और साथ ही वहां पर अलग अलग रूम्स बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, अड्डे बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपने लिए रहने के लिए बंदोबस्त कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि इनमें से एक घर जो होता है उसके अंदर कुछ नए लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 25 पहले थे और उसके बाद जब 5 नए लोग आते हैं तो 5 लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे शैतान लोग होते हैं जो कि खुद यहाँ पर चीफ बनना चाहते हैं। तो वो लोग इनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होता है। तो इनमें से एक एल्डर होता है जिसने अपने एक बंदे को वहां पर काम पर लगाया होता है। तो वो उसे कहता है कि सर, आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वो लोग तो अगर उन्हें आप एक पंच भी मारेंगे तब भी वो लोग मर जाएंगे, यानी कि वो इतने कमजोर हैं, उनमें से कोई भी आपका मुकाबला करने के लायक नहीं है। और ऊपर से उनका चीफ और वाइस चीफ दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ये बंदा जो होता है इसका नंबर 29 होता है और बंदा जो होता है वहां पर अपने चीफ को सभी सारी बातें बता रहा होता है और उसे बताता है कि इनका जो चीफ है उसने एक टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे हीवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक कहा जाता है, जिसे उसने यहाँ पर एक ड्रग पैडलर से सीखा था। कभी वो भी यहाँ पर एक ड्रग पैडलर हुआ करता था और उसी से यहाँ पर उसने इस टेक्निक को सीखा था। और उनका जो वाइस चीफ है, जो सेकंड ब्रदर है, उसने डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को सीखा और शावलिन के मॉन्क से, लेकिन वो भी उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो एल्डर होता है, ये एल्डर इसका नंबर 26 होता है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि इसे यहाँ पर एक डीमन का टाइटल दिया गया होता है। तो एल्डर नंबर 29 की बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा, जबकि यहाँ पर जो हायर अप्स हैं उन सभी की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा लो लेवल की हैं। इस तरह के किसी लो लेवल के लोगों को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि हम लोग यहाँ पर इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही एल्डर कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जबकि इनका चीफ और वाइस चीफ इतने ज्यादा कमजोर है तो फिर इन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का झंडा क्यों मिला होगा? ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स तो यहाँ पर परखने के बाद इन लोगों को अपना झंडा देकर गए होंगे। तो नंबर 29 उसे कहता है कि सर, क्या वाकई में ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? तो एल्डर से कहता है, बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा इन लोगों के पास है, ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स हैं ये लोग। तो इसी वजह से तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग इन लोगों को मारकर खुद चीफ बनकर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन सके, क्योंकि वैसे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ किसी को अपना मेंबरशिप नहीं देते। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इनको अपनी मेंबरशिप पहले से मिल चुकी है तो हम लोग अगर चीफ को हटाकर चीफ की जगह के ऊपर खुद चीफ बन जाते हैं तो फिर हमें बड़ी आसानी से ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। मैं तो कई सालों से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे ऑर्थोडॉक्स कमीने लोगों के सामने अपने सर नहीं झुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट की अपनी एक अलग पावर है। तो ये बात सुनने के बाद 29 उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबरशिप में है। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर मुझे बताया है और जिस तरह से यहाँ पर इनके चीफ और वाइस चीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को यहाँ पर इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिर यहाँ पर इन्हें क्यों एक्सेप्ट किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ नंबर 7 की वजह से हुआ है। नंबर 7 जियोन जोखा, जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों से पावरफुल है और मुझे लगता है कि वो जितना उसके बारे में कहा गया उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये 5 लोग जो हैं जब ये आकर तुम्हें चैलेंज करेंगे तो उस वक्त इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक कमीना एल्डर जो होता है वहां पर चीफ को हटाकर खुद चीफ बनने के बारे में सपने देख रहा होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर नंबर 29 जब उसे कहता है कि आपको लगता है कि जियोन जोखा नंबर 7 वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो सकता है क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर बातें काफी ज्यादा फैल रही हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि मैंने खुद उस लड़के को एक्शन में नहीं देखा, इसी वजह से मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या वाकई में वो स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है, क्योंकि आजकल वेदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ से बाहर नहीं जा रहे, हम लोग पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे। इसी वजह से मैं उस लड़के
को देख नहीं पा रहा। जब किसी के साथ ही बाहर से उन्हें आवाज आती है, वो उनसे कहता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जोन जोखा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम जैसे दो एल्डर के सामने तो वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के सामने वो टिक सकता है? हमारे जैसे मार्शल मास्टर्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ ही वो एल्डर से कहता है तो फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई अच्छी न्यूज लेकर आए हो? तो दूसरा एल्डर से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोग भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था और उन्हें 5 माउंटेन पीक के ऊपर अपने लिए एक बेस चाहिए था, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर उन्हें जो लोग मिले उनको यहाँ पर हायर कर लिया, उन्हें यहाँ पर मेंबरशिप दे दी। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये लोग कितने ज्यादा कमजोर है, उन्हें बस यहाँ पर इस 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर इसके बेस चाहिए था, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर उनको अपना हिस्सा बना लिया। तो पहले वाला एल्डर उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ नाम के ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबरशिप में है, बाकी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस बेस का चीफ कौन है, उन्हें यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी यहाँ पर आकर इसका चीफ बन जाए। उन्हें बस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लोग चाहिए जो कि उनके लिए काम कर सकें। तो दूसरा एल्डर से कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने यहाँ पर इस मसले को बहुत ही हाई देखा है, मैंने यहाँ पर यह अंदाजा लगाया है कि ये लोग यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। ये लोग यहाँ पर रैंकिंग मैच रखते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर उनके सामने जाकर रिक्वेस्ट करें कि हमें यहाँ पर रैंकिंग में हायर रैंकिंग चाहिए और हम लोग आगे वाले को चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करने का मौका देते हैं। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर चीफ को हटाकर जब चीफ को हराकर चीफ बन जाएंगे तो फिर हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट इस जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग तो बस यहाँ पर एक छोटी मोटी गैंग है जो कि चोरी चुकारी करते हैं। हम लोग यहाँ पर असली एल्डर्स हैं जो कि इस ग्रीन फॉरेस्ट गैंग को चला सकते हैं। वहां पर उनके साथ 3 और उनके मेंबर्स होते हैं, वो लोग भी उनके सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं कि हम आप दोनों एल्डर्स के ऊपर काउंट करते हैं कि आप लोग यहाँ के नए चीफ और वाइस चीफ बनेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर हमें भी अगले लेवल्स में लेकर जाएंगे, यानी कि हमें भी यहाँ पर 7 ब्रदर्स के अंदर एंट्री मिलेगी। तो वो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पर हायर अप्स को क्लीन कर लें, उसके बाद तुम सभी लोगों को तो पहले 7 रैंकिंग्स में लेकर आएंगे और तुम सभी लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि तुम लोग हमारे साथ हो। साथ ही एल्डर्स खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर एक मौका उनकी झोली में आकर गिर गया है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग उन्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो सारी जिंदगी अगर यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के दरवाजे के सामने बैठे रहते तब भी कभी उन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की एंट्री नहीं मिलनी थी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उनके किचन रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ जोखा और वो लड़की दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। लड़की बर्तन धो रही होती है और उसे कहती है कि जोखा, क्या तुमने सुना है कि जो नए लोग यहाँ पर आए हैं 25 के बाद जितने ऊपर के 5 लोग आए हैं उन लोगों ने यहाँ पर आकर रैंक फाइटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और चीफ ने उनकी रैंक फाइटिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा जोन उसे कहता है कि हाँ, ये तो आम सी बात है, जहाँ पर सीनियर ब्रदर ने कहा था कि रैंक फाइटिंग हो सकती है, वो लोग अपने रैंक को हायर अप करने के लिए जहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसमें इतनी भी क्या बात है। तो इसी के साथ ही हमारी वो लड़की से कहती है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर चीफ को उनको सजा देनी चाहिए। तो जोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हमें उन्हें सजा देनी चाहिए। तो वो लड़की से कहती है कि मैंने जहाँ पर वहाँ पर उनके पास से गुजरते हुए उनकी बातें सुनी थी, जब मैं उनके घर के पास से गुजरकर जा रही थी तो वो 5 एल्डर्स वहाँ पर बैठकर हमारे चीफ का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे चीफ ने और वाइस चीफ ने जो टेक्निक्स को सीखा हुआ है वो बहुत ही लो लेवल की टेक्निक्स है और इन टेक्निक्स के साथ इन लोगों को यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ किसने बना दिया, किसी बेवकूफ ने इन्हें चीफ बनाया होगा। इन जैसे लोगों को तो यहाँ पर हमारे जूते चाटने चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो टेबल भी तोड़ देता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे चीफ का मजाक उड़ाया है। तो वो लड़की से कहती है कि मुझे ये बात श्योर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर उनके घर के पास से गुजरते हुए ये बातें सुनी थी, मुझे श्योर है कि वो 5 लोग ही थे जिन लोगों ने यहाँ पर रैंक फाइटिंग के लिए कहा है। तुम्हारा जोन गुस्से के साथ उस तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैं उन्हीं के पास से जाकर पूछ लेता हूँ कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स का मजाक उड़ाने की। यहाँ पर अगर रहना है तो यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स की इज्जत करनी होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जोन जो होता है उस घर की तरफ आगे बढ़ता और काफी गुस्से में होता है। जबकि 4th ब्रदर उसी टाइम वहां से बाहर निकल रहा होता है तो उसे कहता है कि जोखा, तुम कहां पर जा रहे हो इतनी रात के वक्त और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि 4th ब्रदर, मैंने सुना है कि कुछ न्यूबीज ने यहाँ पर हमारे चीफ का मजाक उड़ाया है। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों की जुबान खींच लूंगा जिन लोगों ने मेरे चीफ का मजाक उड़ाया, उन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ का मजाक उड़ाने की। तो 4th ब्रदर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर न्यूबीज को मार डालोगे? अगर तुम यहाँ पर न्यूबीज को मार डालोगे तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? हम लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पर नए बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं और अगर तुम जाकर उनको मार डालोगे
तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर ये सब मसलों को चीफ को संभालने दो। चीफ को अच्छी तरह से पता है कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना है। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि क्या मतलब है, क्या चीफ को सब कुछ पता है? तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है हाँ चीफ को सब कुछ पता है। और चीफ यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। वो ये भी सोच रहे थे कि अगर तुम्हें यहाँ पर पता चल गया तो फिर तुम जाकर उन लोगों को वाकई में मार डालोगे। अगर तुम इनमें से कुछ लोगों को मार डालोगे तो बाकी के सभी लोग डर कर भाग जाएंगे कि हम लोग तो अपने ही लोगों को मार डालते हैं, इसलिए प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। कल जहाँ पर जब रैंकिंग फाइट की बारी आएगी उस वक्त उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे और चीफ खुद यहाँ पर उनको सबक सिखा सकते हैं। आ जाओ तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग अंदर चलते हैं। कल हम लोग हो सकता है कि इनकी एक एक टांग और एक एक बाजू काट दे, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर सबक सीखे। और इसी के साथ अगला दिन आता है जिस दिन यहाँ पर माँ चीफ उन लोगों से कहता तो तुम वो 5 लोग हो जिन लोगों ने यहाँ पर रैंकिंग फाइट के लिए रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो हम लोग यहाँ पर रैंकिंग फाइट यूजुअली नहीं रखते, जब मेरा दिल करता है तब मैं यहाँ पर रैंकिंग फाइट अनाउंस करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम 5 लोगों ने यहाँ पर एक साथ रिक्वेस्ट किया है तो फिर ठीक है, हम लोग आज के दिन यहाँ पर रैंकिंग फाइट रखेंगे और आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तुम 5 के अलावा भी अगर कोई यहाँ पर रैंकिंग फाइट करवाना चाहता है तो वो यहाँ पर अपना नाम बताया और बताया कि वो किसको चैलेंज करना चाहता है। जबकि वहीं पर चुलसान का दोस्त उसे कहता है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुम भी यहाँ पर फिर से ट्राई करना चाहते हो, कहीं तुम्हें फिर से यहाँ पर अपनी रैंकिंग को तो नहीं बढ़ाना। वो उसे कहता है नहीं मुझे अपनी रैंकिंग को नहीं बढ़ाना, मेरा नंबर 8 ही ठीक है, क्योंकि अगर नंबर 8 से मुझे 7 पर जाना है तो फिर मुझे उस मॉन्स्टर को चैलेंज करना पड़ेगा और उसे मैं कभी हरा नहीं सकता। इसी के साथ ही वहाँ चीफ कहता है कि ठीक है, अब जो लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं वो सभी लोग सामने आ जाओ। तो इसी के साथ ही वो 5 लोग जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करने की, तुम हमारे चीफ होने के लायक नहीं हो, तुम एक लो लेवल के इंसान हो और तुम्हें यहाँ पर जरा आहिस्ता बात करनी चाहिए। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होता है कि ये तो यहाँ पर डायरेक्टली सभी के सामने बदतमीजी कर रहा है। तो इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स अपने साथ अपने 3 टपोरी लेकर वहां पर सामने आ जाते हैं। तो वहां चीफ कहता है तो फिर तुम वो 5 लोग हो जो लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो, तो बताओ कि तुम यहाँ पर किसको चैलेंज करना चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो नंबर 7 से ऊपर जितने लोग हैं उनमें से तुम रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो 8 को भी चूज कर सकते हो, 10 को चूज कर सकते हो, 15 को चूज कर सकते हो, लेकिन नंबर 7 से नीचे तुम्हें एक सीक्वेंस में चैलेंज करना होगा। यानी पहले नंबर 7 को हराना होगा, फिर 6 को 6, फिर उसके बाद 5 को, और उसके बाद तुम्हें एंड तक मुझ तक पहुंचना होगा। ये डूल्स बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वेयर होने वाली है और जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे तुम सभी लोगों को रिजल्ट्स को मानना होगा, क्योंकि अगर तुम रिजल्ट्स को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो रिजल्ट्स को मानो और अपनी रैंकिंग को मानो, या फिर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो एल्डर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर नंबर 1 बनना चाहते हैं, यानी कि हम लोग इस सेक्टर के चीफ बनना चाहते हैं। तो वहाँ चीफ उसे कहता है हाँ ये तो अच्छी सोच है कि तुम यहाँ पर चीफ बनना चाहते हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम बाद में यहाँ पर पछताओगे नहीं। तो इसी के साथ ही एल्डर आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में पछताएंगे? बल्कि पछताना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम एक बहुत ही लो लेवल के मास्टर हो और तुम यहाँ पर अपने आप को एक मार्शल मास्टर या फिर एक चीफ कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा इन लोगों को किस तरह से सबक सिखाने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो 5 लोग जो होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं और चीफ उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी गद्दी के लिए फाइट करनी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर पहले नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, 4 और 3 को हराना होगा और उसके बाद तुम यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ तक पहुंच सकते हो। तो वो दोनों एल्डर से कहते हैं कि हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे। क्या तुम्हें हमारे बारे में पता भी है कि हम लोग कौन है? हम लोग हीनान के नोटोरियस डीमंस हैं, हम लोग मार्शल मास्टर्स, और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ इंसान के नीचे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। हमारे जैसा एक बेकार इंसान जो कभी यहाँ पर एक ड्रग पैडलर हुआ करता था और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी बहुत ज्यादा घटिया है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके लोग जो होते हैं वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पर इसे लगता है कि ये अपनी हिवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक के साथ यहाँ पर हम सभी के ऊपर राज कर सकता है। इसे लगा था कि यहाँ पर ये चीफ बनकर बैठा रह सकता है, हमें यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो सेकंड ब्रदर वहां पर काफी गुस्सा हो रहा था। तो चीफ उसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर इन्हें जो बकवास करनी है करने दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या ये लोग यहाँ पर अपनी बकवास को दोबारा कर पाते हैं या नहीं। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उनमें से एक एल्डर जो होता है वो आगे बढ़ता है और आखिर हमारे चीफ के सामने थूक देता है। वो उसके सामने थूकता है और उसे कहता है कि आज का वेदर कुछ ज्यादा ही चिली है, मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो गया है। अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर फाइट कैसे स्टार्ट करनी है, किसके साथ यहाँ पर स्टार्ट करनी है, ताकि हम लोग यहाँ पर इस फाइट को खत्म कर सके और हम लोग यहाँ पर टॉप के ऊपर बैठ सके। जबकि हमारा जोखा वहां पर पीछा खड़ा होता है। हमारा जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हमारे जोखा को वहां पर गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होगी तो सबसे पहली बारी तो उसी की आने वाली है। तो उसी के साथ ही हमारा
चीफ उसे कहता है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सीक्वेंस में फाइट करनी होगी, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर जियोखा को हराना होगा। तो उसी के साथ ही उसे कहता है जियोखा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुम लोग यहाँ पर अपना सारे का सारा भरोसा एक बच्चे के ऊपर प्लेस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नंबर 7 को हम लोग नहीं हरा पाएंगे, ये बच्चा आसपास कुछ ज्यादा फेमस हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जानबूझकर इस बच्चे के बारे में ये रूमर्स फैलाए हैं। हम लोग यहाँ पर आज खुद देख लेंगे कि ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्गर है, इस बच्चे को तो हम लोग चुटकी बजाकर हरा देंगे। लेकिन जैसे ही हमारा जियोखा जो होता है वहां पर पीछे सभी के बीच से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ट्रमेंडस पावर निकल रही होती है, इतनी पावरफुल एनर्जी जो कि गुस्से की वजह से निकल रही होती है। उस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एल्डर्स महसूस कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मार्शल मास्टर्स होते हैं और वो लोग महसूस कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा है। वो इतना खास और पावरफुल किलिंग इंटेंट है कि ये दोनों एल्डर्स अगर उसके सामने जाएंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। तो मा जॉन उनके सामने आने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने गुस्से की वजह से ही मर जाऊंगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर मुझे मौका मिल ही गया है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह से पीटने वाला हूँ कि तुम में से अब कोई भी दोबारा कभी मेरे चीफ के बारे में इस तरह की बात नहीं कर पाएगा। मा जॉन उनसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर पहले आना चाहेगा। तो इसी के साथ ही वो लोग बहुत सा घबरा जाते हैं कि अब इनमें से कौन आगे बढ़े। तो वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब कौन पहले आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से तो पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है। तो दोनों ही एल्डर्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ। तो इसी के साथ उनका साथी से कहता है कि एल्डर्स आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो एल्डर से कहता है कि हमें लगता है कि पहले तुम ही आगे बढ़ना चाहिए, वो एक बच्चा और एक बच्चे के खिलाफ हम एल्डर्स कैसे जाकर फाइट कर सकते हैं, जाओ जाकर तुम फाइट करो। जबकि दूसरा एल्डर भी उसे कहता है कि हाँ हम लोग जहाँ पर लो रैंकर्स को पहले आगे भेजना चाहते हैं, और वैसे भी वो भी एक लो रैंक का वॉरियर है। नंबर 7 के साथ तुम लोग फाइट करो, उसके बाद हम लोग चीफ और वाइस चीफ के साथ फाइट करके उनको हराएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर उससे डर रहे हैं, क्योंकि उसे भी यहाँ पर वो किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने कहा था कि आप लोग खुद ही यहाँ पर सभी फाइट्स करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे फाइट करने के लिए पहले जाना है। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि मेरे पेट में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं आज यहाँ पर ये रैंकिंग फाइट नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि उस बंदे को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझे मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर दूसरा टकले वाला जो होता है उसे धक्का देता है और सामने की तरफ गिरा देता है। तो वो लड़का कहता है कि ये लो अब तो यहाँ पर मेरी वाट लगने वाली है। तो हमारा जॉन उसे कहता है तो पहले तुम हो। तो उसे लगता है जैसे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दानव खड़ा हो जो कि अपने पाँव के नीचे उसे स्टॉर्म करके मार डालेगा। और वो लड़का सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अब मेरी बारी तो आ ही चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेज ही दिया है, तो मैं सारी जिंदगी यहाँ पर लो रैंक्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अगर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है तो फिर मुझे कोई चालबाजी करनी होगी। तो वो लड़का सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये लड़का जो है ये तलवारबाजी का माहिर है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे किसी तरह से पंचीज के साथ फाइट करने का कहूँ तो फिर मैं इसे हरा पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम चुल इल्बू है और मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रैंकिंग फाइट कर रहे हैं तो हमें तलवारें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर पंचीज को यूज करें। तुम्हारा जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पंचीज को यूज करते हैं। और इसी के साथ ही वो लड़का बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि मैं जॉन को जाकर पंच मार सके। जैसे वो जॉन के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही जॉन उसे पंच मारता है, उसके कुछ दांत टूट जाते हैं और बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। अब बाकी के दोनों एल्डर्स बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारा जॉन कहता है कि अब बताओ कि तुम में से अगला कौन है। तो उसके बाद टकले वाले की बारी आती है, वो कहता है कि मेरा नाम योंग स्वावोंग है और मैं भी यहाँ पर फिस्ट फाइट करना चाहता हूँ। तो माँ जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही माँ जॉन उसके पेट में भी एक पंच मारता है। जबकि उसके बाद तीसरा बंदा जिसका नाम वैंग जोमयुंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवार यूज करना चाहता हूँ। तो जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम बाद में इसमें बारे में पछताओगे नहीं। और इसी के साथ ही माँ जॉन अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है जिससे वो भी वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद जॉन कहता है बताओ कि तुम दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा। वो दोनों ही एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें, इसने यहाँ पर हमारे 3 वॉरियर्स को इतनी आसानी से हरा दिया, इसका मतलब यह है कि जितना इसके बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा जॉन कहता है कि तुम दोनों बुढ़े खुसट वहां पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आना चाहते, क्या तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग में हायर पोजीशन नहीं चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर बस आपस में डिसाइड कर रहे हैं, हम दोनों एल्डर्स की पावर लेवल तकरीबन सेम है, हम दोनों में डिसाइड नहीं हो रहा कि हम दोनों में से कौन आए। तुम्हारा जॉन कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो मर्जी यहाँ पर आ जाओ। जब किसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था और कहता है कि इस लड़के को देखो तो जरा, 3 लोगों को हराने के बाद ये अपने आप को कुछ ज्यादा एरोगेंट समझ रहा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इसके साथ कोई चालबाजी करनी होगी। तो एल्डर इसी के साथ ही अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और अपना फैन निकाल लेता है और अपना फैन निकालने के बाद उसे कहता है कि मेरा नाम बेग ग्यो है, मैं किसी ऐसे बंदे के खिलाफ अपनी तलवार को नहीं उठा सकता जो कि सेम स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा हो, यानी कि तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ तलवार कैसे यूज कर सकता हूँ। तुम्हारा जॉन कहता तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी तलवार
तलवार को यूज नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लो मैंने इस लड़के को यहाँ पर बेवकूफ बना दिया, इससे शायद अंदाजा नहीं है कि मैं अपने फैन को भी तलवार की तरह यूज कर सकता। और इसी के साथ ही एल्डर अपना फैन लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर से अपने फैन को घुमाकर जब जॉन के ऊपर अटैक करता है तो मार जॉन अपने बाजू के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बार मार जॉन को काफी दिक्कत हो रही होती है। तो इसी के साथ ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाते हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल फैन से फाइट कर रहे हो। और दूसरी तरफ दूसरा एल्डर सोच रहा था कि कमीना मास्टर ग्यूज एक बहुत ही कमीना इंसान है, इसने उस बच्चे को बेवकूफ बनाकर उसके पास तलवार को रखवा दिया और इसका फैन ये तो यहाँ पर पत्थरों को भी तोड़ सकता है। इसके फैन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल फैन है, ये तलवार की तरह अपने फैन के साथ किसी चीज को काट भी सकता है और अगर चाहे तो पत्थरों को स्मैश भी कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो है इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारा जॉन अभी तक अपने बाजू के साथ ही वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा फैन एक रेगुलर फैन नहीं है। तो वो एल्डर उसे कहता है कि हाँ मेरा फैन एक रेगुलर फैन नहीं है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुमने खुद फैसला किया अपनी तलवार को छोड़ने का। उसी के साथ ही हमारा जॉन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, तुमने यहाँ पर चीटिंग करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ ही हमारे जॉन को जैसे वहां पर मौका मिलता है वो उसके मुंह पर आकर एक पंच दे मारता है और सिर्फ एक ही पंच उसके मुंह पर पड़ता है, जिसकी वजह से एल्डर के भी दांत टूट जाते हैं और वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो अब उस एल्डर को हराने के बाद हमारा जॉन जो होता है वो आखिरी एल्डर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, बताओ क्या तुम तलवार यूज करना चाहते हो या फिर तुम पंचेस यूज करना चाहते हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बस यहाँ पर ये सब कुछ सेटल हो जाएगा या फिर अभी कोई और है जो कि इनकी रैंकिंग को चैलेंज करने के लिए आ सकता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन जो होता है उनमें से एक एल्डर को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है और अब यहाँ पर आखिरी एल्डर की बारी आती है। तो आखिरी एल्डर जो होता है वहां पर उसे कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा फाइट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर कोई फाइट नहीं करना चाहता था और मुझे पता चल चुका है कि कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। हम दोनों एल्डर्स के बीच में यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हम में से कौन स्ट्रॉन्गर है, जबकि एल्डर ग्यू यहाँ पर हार चुके हैं, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट में कैसे जीत पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे तुमसे फाइट करने की जरूरत है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है बुड्ढे खूसट कहीं के, अब यहाँ पर तुम्हें इस बात को गौर से समझना होगा कि मैं और मेरे ब्रदर्स के साथ अगर तुमने पंगा लिया तो फिर तुम्हारे साथ वही कुछ होने वाला है जो इन सभी के साथ हुआ है। अगली बार तुमने अगर यहाँ पर हमारे चीफ के खिलाफ कुछ भी बकवास की या फिर मेरे 6 ब्रदर्स के खिलाफ कुछ भी बकवास की तो फिर मैं अगली बार तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। तो इस बात से एल्डर जो होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि इतने सारे लोगों के सामने उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे इस बच्चे के साथ भी तमीज से पेश आना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर 6 ब्रदर्स जो होते हैं वो भी साइड के ऊपर खड़े खड़े वहां पर हंस रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये सारे के सारे कमीने कहीं के, हालांकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, सिर्फ इस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके ये लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, एक ना एक दिन इनसे बदला लूंगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। तो इसी के साथ ही एल्डर सर झुकाता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद से तुम सभी लोगों को सर्व करूंगा। आज के बाद से चीफ और वाइस चीफ जो भी ऑर्डर्स करेंगे मैं उन ऑर्डर्स को जरूर फॉलो करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा जॉन कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं वो जॉन से कहते हैं कि चलो आ जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग गई होगी, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट की है, चलो आओ तुम्हें कोई अच्छा सा खाना बना कर देते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ साइड के ऊपर चले जाते हैं, जबकि वहां पर मास्टर खड़े अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि मैं इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेकर रहूंगा, इस लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तो यही बात नेक्स्ट सीन में हिजिया विलेज का दिखाया जाता है जहां पर नैनजैंग मर्चेंट यूनियन होती है। तो यहाँ पर एक यूनियन होती है मर्चेंट्स की, जहां पर एक लीडर होता है। तो उसके पास बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि मास्टर मुझे आपसे बात करनी है। मास्टर एक बहुत ही जरूरी बात है, एक बहुत ही बड़ी ट्रबल हो गई है। मास्टर हम लोगों ने यहाँ पर उन दोनों डीमंस के बारे में जो रूमर सुने थे वो वाकई में सच निकले हैं। मास्टर बेग्यू और मास्टर शिव उन दोनों के बारे में जो भी यहाँ पर सुना था वो सब कुछ वाकई में सच निकला। उन्होंने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन कर लिया और आज मैंने यहाँ पर उन दोनों को खुद अपनी आंखों से इस जगह के ऊपर देखा है। तो ये बात सुनते उसका मास्टर से कहता है कि अच्छा तो तुमने वहां पर खुद उनको देखा है, इसका मतलब यह है कि 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यानी कि ये 5 पीक माउंटेन जो है ये लोग बैंडिट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हो गया क्योंकि मास्टर ग्यू और मास्टर शिव ने उन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों मास्टर्स जो है यहाँ पर एल्डर्स के जितने पावरफुल है और साथ ही यहाँ पर हीनान में दोनों को डीमंस का टाइटल मिला था क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं। और अब जब इन्होंने 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड माउंटेन को ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब यह है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी वजह से इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है। तो ये बंदा जो होता है इसका नाम ली मोरियोंग होता है। तो ली मोरियोंग खुद भी यहाँ पर उन्हीं डीमंस में से एक होता है। तो यहाँ पर हीनान में 3 नोटोरियस डीमंस थे जो कि यहाँ पर क्रिमिनल
क्रिमिनल्स थे और उन तीनों क्रिमिनल्स में से दो तो वहां पर हमारे योन से मार खा चुके हैं और तीसरा ये ली मोरियोंग होता है। तो ली मोरियोंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि मास्टर शिम और मास्टर ग्यू में से कौन जहां पर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ है। तो ये बात सुनने के बाद उसका लड़का उसे कहता है सर अगर ऐसा देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ जो है वही बंदा है पुंग यूचियोन, जो कि पहले यहाँ पर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर हुआ करता था जब कभी यहाँ पर उनके पास सिर्फ 6 लोग थे। मैं यहाँ पर इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि रैंकिंग फाइट में वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली से कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो वो लड़का उसे कहता है जी सर हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले उन लोगों के पास सिर्फ 7 लोग थे और अब यहाँ पर उनके पास 30 लोग हो चुके हैं और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों डीमन मास्टर्स के उनके पास जाने के बाद ही यहाँ पर और ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 एल्डर्स के वहां पर होने के साथ उनकी पावर लेवल्स बढ़ जाएंगी। तो इसी के साथ ही मास्टर ली मोरियोंग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि पिछले कई अरसे से यहाँ पर मैं उन दोनों को खत्म करना चाह रहा था ताकि मैं उन लोगों को यहाँ पर खत्म करके खुद अकेला यहाँ पर नोटोरियस डीमन बन जाऊं, ताकि मेरा नाम यहाँ पर उन सभी से ऊंचा हो जाए। इसी वजह से अब यहाँ पर मैं उन दोनों को एक साथ ठिकाने लगा सकता हूँ। जबकि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं तो मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनके पर अटैक करूंगा और उन दोनों को खत्म कर दूंगा, यानी कि उन दोनों का नाम मिटा दूंगा। साथ ही वो कहता है कि और वैसे भी हम लोग यहाँ पर 5 पीक माउंटेन के बैंडिट्स को और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकते। जितना ज्यादा उनका ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा उनकी दहशत बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा वो लोगों को लूटना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे मर्चेंट ग्रुप्स को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से अभी यहाँ पर उनके पास लोग कम है तो हम अब लोग अभी जाकर उनके पर अटैक करेंगे और अभी जाकर उन बुड्ढे खूसट और साथ में उनके चीफ पोंग को भी जाकर मार डालेंगे ताकि हम लोग उनको यहाँ पर रोक लगा सके। उसका साथी उसे कहता है लेकिन सर वो सभी लोग बैंडिट्स और नोटोरियस लोग हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से जाकर अटैक करना बिना सोचे समझे कि आपको नहीं लगता कि ये खतरनाक हो सकता है। तो ली मोरियोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है, उनके पास सिर्फ 30 लोग हैं जबकि मेरे पास यहाँ पर पूरे 300 लोग हैं। जरा सामने देखो तो सही हमारे पास कितने ज्यादा लोग हैं। इतने लोगों के साथ भी क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर इस फाइट को हारने वाले हैं? सभी लोग तैयारी करो, हम लोग सीधा जाकर उनके माउंटेन के ऊपर अटैक करेंगे। तो यही पर नेक्स्ट इन 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं और माँ जोखा जो होता है वो अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। उसी के साथ ही उसका ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है सेवंथ ब्रदर क्या तुम्हें थोड़ा सा पानी चाहिए? तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हीनान के ग्रेट डीमन मास्टर बेग ग्यू और साथ में मास्टर शिम दोनों को बुरी तरह से पीट दिया। तो माशियोन कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस बारे में पता भी नहीं है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे क्योंकि मेरे से फाइट करते वक्त तो उनकी स्ट्रॉन्गनेस मुझे दिखाई नहीं दी। तो ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर उसे कहता है अच्छा ये बात तो ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने अपनी तलवार को इस तरह से यहाँ पर क्यों हैंग करके रखा हुआ है, यानी कि तुम अपनी तलवार को साफ भी कर रहे हो जहाँ पर अपने हाथ में पकड़कर क्यों बैठे हो? तो माशियोन उसे कहता है कि किसी वक्त भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी कोई आ सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार लेकर बैठा हूँ। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है? मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो तलवार को यूज नहीं करते बल्कि वो तो उनके हाथ में कोई भी चीज हो उसको भी तलवार बना लेते हैं। मैंने एक बार सुना था कि एक ट्रू मार्शल मास्टर जो कि तलवारबाज है वो एक अपने हाथ में एक पत्ते को पकड़कर भी उसे भी तलवार की तरह यूज कर सकता है या फिर एक तिनके को भी तलवार की तरह यूज कर सकता है। तो हमारा जॉन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि क्या वाकई में यहाँ पर एक लीफ या फिर एक तिनके को भी यहाँ पर एक तलवार की तरह यूज किया जा सकता है। तो ब्रदर उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसी तुम्हारे सामने बकवास बातें कर रहा था, इनको सीरियसली मत लेना, मैं जा रहा हूँ तुम मेहनत करो। और हमारा जॉन वहीं पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं कब यहाँ पर ये कर पाऊंगा, क्या मैं भी कभी यहाँ पर बिना तलवार के किसी भी चीज को अपने हाथ में पकड़ूंगा वो तलवार बन जाएगी। लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती होगी, मुझे जाकर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही रात गहरी होती है। आधी रात के वक्त जब ये लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं, एक लड़का जो होता है वहां पर अपनी बाड़ की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर उनकी दीवार होती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है वहीं पर उसे सामने से तीर चलते हुए दिखाई देते हैं। तीरों के ऊपर आग लगी होती है और उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक हो जाता है। वो चिल्लाता हुआ भागता हुआ वापस आता है, कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे ऊपर तीरों से अटैक हो रहा है, हमारी दीवार को किसी ने आग लगा दी है। तो वो सभी लोग उठ जाते हैं और कहते हैं कि अचानक से हुआ कि आग को बुझाओ, लेकिन साथ ही वहां पर उनके घरों के ऊपर भी तीर गिरते हैं जिसकी वजह से उनके घर भी जलना शुरू हो जाते हैं। और हमारा जॉन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये किस कमीने की हरकत है, किसने हमारे पर अटैक किया होगा। और चीफ भी बाहर निकल आता है और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, इस तरह से डर कर भागने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह अगर चलता रहा तो हमारा पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जल जाएगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, या तो हम लोग आग को बुझाएं या फिर हम लोग भागते हुए यहाँ पर से बाहर निकले। तो हमारा चीफ सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे तीनों तरफ यहाँ पर माउंटेन्स और सामने से हम लोग बाहर निकल सकते हैं जहाँ पर दीवार को आग लगाई गई है। और मुझे लगता है कि दुश्मन वहीं पर खड़ा
खड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम लोग इस वक्त बिल्कुल एक रैबिट की तरह जो अपनी बिल के अंदर है बाहर आ गया, और अंदर अगर हम लोग जहाँ पर जलकर नहीं मरे तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा जहाँ पर दुश्मन हमारा पहले से इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि चीफ अपने लोगों को अब इस बड़ी सी दुविधा से कैसे बाहर निकालेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनके ऊपर वहां पर आग लगे हुए तीरों के साथ अटैक होता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर के भागना शुरू कर देते हैं। और चीफ कहता है कि यहाँ पर हमें जानबूझकर इस तरह से अटैक किया जा रहा है ताकि हम लोग फ्रंट से बाहर निकले, क्योंकि वहां पर पहले से उनकी आर्मी इंतजार कर रही होगी। उन्हें लगता है कि हम लोग जहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसी के साथ चीफ चलाकर सभी लोगों से कहता है कोई यहाँ पर से बाहर नहीं निकलेगा, सभी लोग दीवार से दूर हो और हम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरी दीवार बनाएंगे। और सभी लोग वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और एक दूसरी दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग वहां पर दीवार बना रहे होते हैं, हमारा जोखा वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है और कहता है कि कौन कमीना है जिसने हमारे पर अटैक किया है, कौन जहां पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को आग लगा रहा है। जो भी है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस वेट करो, थोड़ी देर के बाद जब आग बुझेगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर पहली दो दीवारें जो उन्होंने बनाई थी, पहले वाली दीवार उसके बाद दूसरी वाली दीवार, दोनों जहां पर जलकर खाक हो चुकी होती है, टूट चुकी होती हैं। तो बाहर ली मोरियोंग को दिखाता है। ली मोरियोंग कहता है कि ये बैंडेट्स तो काफी ज्यादा अच्छे निकले, मुझे तो लगा था कि ये लोग जहां पर बड़ी से यानी कि जब आग लगेगी तो ये लोग बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनमें से कोई यहां से भागा नहीं है। हमारे एरोस खत्म हो गए हैं लेकिन ये लोग यहां से बाहर नहीं निकले। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अफसोस कब जहां पर उनकी दीवारें टूट चुकी हैं, मुझे लगा था कि काफी ज्यादा दिक्कत होगी लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आसान निकला। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग दूसरी दीवार को भी तोड़ देंगे। तो अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से दूसरी दीवार को गिरा दो। और वो लोग जो होते हैं वहां पर दूसरी वाली दीवार के ऊपर अपने रस्सियां फेंकते हैं और इसी के साथ उस दीवार को खींचकर गिरा देते हैं। तो हमारे वास्ते ली मोरियोंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमने उनकी दीवार को तोड़ दिया। और इसी के साथ ही वहां पर लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आपका प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। पहले हमने जहां पर फायर एरोस को यूज किया, उनकी पहली वाली मेन दीवार को तोड़ दिया, उसको जला दिया और उसके बाद दूसरी दीवार को हमने गिरा दिया। अब हम लोग बड़ी आसानी से अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ फायर एरोस के साथ यहाँ पर हमारा काम चल गया। तो ली मोरियोंग कहता है कि अब जबकि उनकी आउटर वॉल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब यहाँ पर अंदर जाकर उन सभी को पीटना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता और कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है। जब उन्होंने वहां पर तीसरी दीवार को तोड़ा तो वहां पर पीछे एक चौथी दीवार होती है। इस बात से वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर एक और दीवार क्या कर रही है, यहाँ पर इन लोगों ने इतनी दीवारें कैसे बना ली। और अब उनके पास ऑयल नहीं बचा जिसकी वजह से वो एरोस के ऊपर आग लगा सके, और उनके पास इतने एरोस भी नहीं बचे। तो मास्टर ली मोरियोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि उसके साथ ही अब यहाँ पर उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मास्टर ली मोरियोंग का प्लान यहाँ पर फेल हो गया है। दूसरा उसे कहता है कि जरा आराम से बात करो, अगर मास्टर ली ने सुन लिया तो फिर वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राइडफुल इंसान है। इसी के साथ ही मास्टर ली उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैंने ये सब कुछ तो पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था, मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और इस तरह यहाँ पर इन लोगों ने काफी सारी दीवारें बना रखी होंगी। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोग इस दीवार को भी तोड़ देंगे। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से एक लड़का जो होता है वहां पर दीवार के छेद से सामने की तरफ देख रहा होता है। वो देखता है तो मास्टर ली मोरियोंग अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अंदर वालों को चिल्लाकर कहता है कि वहां पर बाहर एक बेवकूफ है जो अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ा है, लगता है कि वो हमारी दीवार को काटने वाला है। तो दूसरा उनसे कहता है लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर दीवार को कैसे काटेगा, यहाँ पर तो बहुत ही मोटी लकड़ी का यूज किया गया है, क्या वो यहाँ पर एक एक करके लकड़ियां काटेगा और उसके अंदर से दीवार को यहाँ पर खोखला करेगा। जबकि मास्टर ली मोरियोंग जो होते हैं वहां पर बाहर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, लगता है कि मैं किसी लकड़हारे की तरह आकर दीवार के ऊपर कुल्हाड़े से अटैक करूंगा, लकड़ियों को काटना शुरू कर दूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर शिव खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे जरा देखने दो कौन बेवकूफ यहाँ पर कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही वहां पर उस होल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तीसरा नोटोरियस डीमन ली मोरियोंग होता है। तो वो उसे देखते ही कहते हैं कि ये क्या, ये तो हेवनली स्वर्ड्समैन ली मोरियोंग है। अगर इसने यहाँ पर अपने कुल्हाड़े के साथ अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वॉल के ऊपर अटैक किया तो वॉल इसके सामने टिक नहीं पाएगी। ये नैंगजैंग मर्चेंट यूनियन के लोग हैं और उनके पास तो कम से कम 300 के करीब लोग हैं। हम लोग तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। तो हमारा योन कहता है कि ऐसी बात है। इसी के साथ ही हमारा योन कहता है सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, अगर ऐसी बात है और अगर यहाँ पर दुश्मन का लीडर हमारी दीवार के सामने तक पहुंच चुका है तो फिर मेरी बारी है, अब मैं जाता हूँ। तो एक तरफ से यहाँ पर ली मोरियोंग जो होता है अपना कुल्हाड़ा लेकर दीवार के सामने खड़ा होता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे बैंडर्स हैं और इन लोगों ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ली मोरियोंग जो होता है अपने कुल्हाड़े के साथ वहां पर दीवार के ऊपर अटैक
अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी ये दीवार मुझे रोक पाएगी, मैं इस दीवार को बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा। और वो अपने कुल्हाड़े को घुमाकर वैसी जैसी वहां पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही होती। ली मोरियोंग को भी समझ आ जाते हैं कि वो अपनी एनर्जी के साथ भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि सामने से वहां जियोन निकलता है और जियोन अपनी तलवार को घुमाकर जैसे वहां पर दीवार पर अटैक करता है तो दीवार टूट जाती है और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आके बढ़ता है। ली मोरियोंग उसे कहता है कि तुम कौन हो, जबकि वहां जियोन कहता है क्या तुम इनके लीडर हो। तो ली मोरियोंग कहता है ये तो सिर्फ एक बच्चा है और यहाँ पर इसके पास इतनी भारी तलवार क्या कर रही है। तो जियोन आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है। ली मोरियोंग भी अपने कुल्हाड़े के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि यार ये लड़का है कौन, इसकी तलवार के अंदर से इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे निकल रही है। तो वहां जियोन उसे पीछे की तरफ झटक देता है तो ली मोरियोंग जंप करते पीछे हटता है। पीछे हटने के बाद अपने हाथ में अपना कुल्हाड़ा लेकर खड़ा होता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ इसके एक ही अटैक को ब्लॉक किया और मेरे हाथ यहाँ पर कांप रहे हैं, क्या ये इसकी ब्लेड एनर्जी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने ब्लेड एनर्जी को यूज करना भी सीख लिया है। और इसी के साथ ही वो जियोन की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि ये वही स्वर्ड्समैन है, ये वही बैंडेड स्वर्ड्समैन है जो आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। लगता है ये नंबर 7 है जिसके बारे में यहाँ पर काफी सारे रूमर हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग और ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने यहाँ पर हमारे बेस के ऊपर अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आग से अटैक करने की। तुम्हारा जियोन जो होता है मास्टर ली मोरियोंग से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर फायर एरोस के साथ अटैक किया और हमें जलाकर मारने की कोशिश की। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहते हैं तो एक फाइट की स्ट्रेटेजी है, जंग में हमेशा इस तरह से किया जाता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ नहीं सुनना। अब जबकि तुमने यहाँ पर हमारे पर अटैक किया और हमारे घरों को जलाया तो तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कैसा कंपनसेट, मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों कंपनसेट करूंगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। ली मोरियोंग उसे कहता है कि तुम एक बैंडेड हो और बैंडेड्स को यहाँ पर कौन कंपनसेट करता है। हम लोग यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आए ताकि तुम्हें रोक सके, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर रोज ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही हो और कल को यहाँ पर जब लोग गुजरेंगे तुम उनको लूटोगे। तुम लोग यहाँ पर अपने आप को राइटियस नहीं कह सकते और तुम यहाँ पर बच्चे जिसका दिमाग खराब किया गया है। एक बैंडेड जो होते हैं वो खतरनाक लोग होते हैं और डेंजरस लोग होते हैं और कमीने लोग होते हैं। तुम लोग यहाँ पर दूसरों को लूटते हो, तुम लोग कोई शरीफ इंसान नहीं हो जिसे यहाँ पर कंपनसेट किया जा सके। यहाँ पर गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो वो भी यहाँ पर तुम्हें सब्जुगेट करने के लिए ही आएगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं करते, हम लोग तो बस यहाँ पर टोल फीस लेते हैं, क्योंकि तुम लोग इस एरिया से गुजर कर जाते हो और इस एरिया से गुजरने के लिए तुम्हें फीस देना पड़ती है। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहता है कि ये 5 माउंटेन जो है ये तुम्हारी नहीं है, ये 5 माउंटेन जो है ये तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर किस अधिकार से उन लोगों के पास है टोल फीस लेते हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि ये 5 पीक माउंटेन हम 7 भाइयों की है और ये हमारी ही रहेगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली मोरियोंग कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब कर दिया गया है, लगता है कि यहाँ पर बैंडेड्स ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे बारे में अलग सोचते हो और हम तुम्हारे बारे में अलग सोचते हैं, लेकिन ये माउंटेन हमारी है। और तुमने यहाँ पर कभी देखा नहीं है कि म्यूरियम के अंदर बातों को किस तरह से सुलझाया जाता है। जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो जो स्ट्रांग होता है वही हमेशा जीतता है। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहता है कि लड़कियां है तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे प्रोवोक करने के बाद तुम सर्वाइव कर पाओगे। तुमने मास्टर शिम और मास्टर क्यू को हरा दिया, लेकिन मैं उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं और मैं चाहूं तो यहाँ पर तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम फाइट भी करने वाले हो या फिर सिर्फ बकवास करते रहोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप हमारे जियोन की फाइट आगे कहां तक जाने वाली है। तो अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि हमारा जियोन से कहता है बकवास बंद करो, जल्दी से फाइट करनी है तो फाइट करो। तो इसी के साथ ही मास्टर ली मोरियोंग अपना कुल्हाड़ा निकालते हैं और अपने हाथ में कुल्हाड़ा फेंक देते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहता है कि लड़के अब मैं जहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे हीवनली स्वर्ड्समैन कहा जाता है, ये मेरा टाइटल है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे हीवनली स्वर्ड्समैन क्यों कहते हैं। और इसी के साथ ही अपनी तलवार के अंदर अपनी ऑरा को रिलीज करता है और आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ पर बाकी के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, यानी कि जिन मास्टर्स को तुम हरा चुके हो मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, ना ही मैं जहां पर तुम्हारे पास तरस खाने वाला हूं क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तुम्हारा जियोन कहता है कि सभी लोग मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं कि वो लोग जहां पर मेरे पर तरस नहीं खाएंगे क्योंकि मैं एक बच्चा हूं। अक्सर लोग जहां पर मेरी अपीयरेंस को देखकर धोखा खा जाते हैं, लेकिन मैं भी जहां पर बिल्कुल भी तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाला। और इसी के साथ ही मास्टर ली उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं अगर तुम जहां पर मुझसे भीख मांगोगे और रो रो कर भी कहोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाते हैं और हमारा जियोन भी वहां पर अपनी तलवार लेकर आगे
पहुंच जाता है। तो मास्टर ली जो होते हैं उसके करीब पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। और वहीं पर से वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसका नाम अनचेंजिंग नून टेक्निक होता है। वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके साथ ही वो अपने 5 क्लोन्स बना लेते हैं। तो मास्टर जॉन थोड़ी देर के लिए वहां पर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी जिसमें यहाँ पर कोई अपने आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे जॉन को वहां पर उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करना होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक असली होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लिया और साथ ही हमारा जॉन असली वाले के ऊपर भी स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से मास्टर जॉन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि मास्टर ली वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के को मेरी टेक्निक इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि ये टेक्निक परफेक्ट टेक्निक थी। तो मास्टर ली हमें इस टेक्निक के बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि अनचेंजिंग नून टेक्निक जो माउंट हुआ सेक्टर की एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक, तो क्योंकि ये माउंट हुआ सेक्टर का एक्सटर्नल डिसाइपल रह चुका है तो इसी वजह से उसने वहीं से ये टेक्निक को सीखा था। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को बेहतर कह रहे हो। तो मास्टर ली उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है, तुमने यहाँ पर मेरी इस अनचेंजिंग नून टेक्निक को कैसे यहाँ पर से मास्टर कैसे इसको ब्लॉक कर लिया। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि मैं कहाँ से हूँ मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ना मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स को यूज किया वो बिल्कुल बेकार सी मार्शल आर्ट्स है, जबकि मैंने यहाँ पर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, वो एक दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई थी। तो इसी के साथ ही मास्टर ली से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक जो है वो शाओलिन टेंपल की टेक्निक है जो कि शाओलिन मॉन्क्स यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी इतनी स्ट्रॉन्गर थी ही नहीं, हालांकि शाओलिन मॉन्क भी इस टेक्निक को इतनी स्ट्रॉन्गर तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि लेकिन ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करूं। तो ये बात सुनने के बाद ली मोरियोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनचेंजिंग नून टेक्निक को मास्टर कर सकते हो या फिर उसको कॉपी कर सकते हो, ऐसा सोचना है मत, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। इस टेक्निक को मास्टर करने में कम से कम 20 साल लगते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कम से कम 1000 चेंजेस हैं, छोटे मोटे 1000 चेंजेस हैं जिनको अप्लाई करने के बाद इस टेक्निक को फाइनली पूरी तरह से सीखा जा सकता है। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि क्या वाकई में, लेकिन देखने में तो ये बहुत ज्यादा आसान टेक्निक लग रही थी। और इसी के साथ ही मास्टर जॉन जैसे वहां पर आगे बढ़ता है उसका एक क्लोन निकल आता है, ये देखने के बाद उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मास्टर जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पूरे 5 क्लोन्स निकल आते हैं और वो उसे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ। और इस बात से मास्टर ली मोरियोंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की इस टेक्निक को सीखने में सालों लगे थे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर हजारों वेरिएशंस हैं, इस टेक्निक के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें अपनी स्पीड को बैलेंस करना होता है, जिसमें साथ ही अपने क्लोन्स को जनरेट करना होता है, अपनी की को बैलेंस करना होता है, और साथ ही यहाँ पर हर एक क्लोन को अपने साथ लेकर चलना होता है, यानी कि अपनी की के साथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना नियरली इम्पॉसिबल है। जहां तक कि माउंट हुआ सेक्टर के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो अनचेंजिंग नून टेक्निक को मास्टर कर पाते हैं। और ऊपर से यहाँ पर ये मास्टर ली मोरियोंग काफी ज्यादा लकी था, जो कि एक्सटर्नल डिसाइपल होने के नाते भी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर पाया था, क्योंकि ये खुद भी एक जीनियस था, इसी वजह से इसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इससे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था कि इसने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी आंखों के सामने एक बंदा यहाँ पर उसकी टेक्निक को कॉपी कर चुका है, वो टेक्निक जो कि कभी यहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल के साथ सीखी थी, आज यहाँ पर कोई और उसकी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। तो इस बात से मास्टर मोरियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसने कैसे किया। तुम्हारा जॉन उसके करीब पहुंचता है और इसी के साथ मास्टर ली मोरियोंग कहते हैं लेकिन खैर अभी इसकी टेक्निक कंप्लीट नहीं हुई। इस टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है कि यहाँ पर 4 क्लोन्स होते हैं, वो सिर्फ क्लोन्स होते हैं, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनमें से सिर्फ एक ही असली होता है। तो जैसे हमारा जॉन जो होता है उसके करीब पहुंचता है, उसके क्लोन्स भी उसके करीब पहुंचते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर होता है वो ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी असली बॉडी जो होती है हो सकता है वो लास्ट वाली हो। तो इसी के साथ ही मास्टर मोरियोंग कहता है कि वो जो पीछे सबसे पीछे है वही उसकी रियल बॉडी है, लेकिन जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं बाकी के क्लोन्स वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर ली मोरियोंग को एक और बड़ा झटका लगता है कि वो जो क्लोन्स होते हैं वो भी क्लोन्स नहीं होते बल्कि वो भी उसकी रियल इमिटेशन होते हैं। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता रहा हूँ, वो सिर्फ शैडोज होते हैं, लेकिन इसके क्लोन्स तो बिल्कुल रियल हैं। और वो सभी क्लोन्स जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर एक एक स्ट्राइक लगाकर आगे गुजरते हैं, जिसकी वजह से मास्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगते हैं और मास्टर ली मोरियोंग जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के ने यहाँ पर इस इमिटेशन टेक्निक को किस लेवल तक मास्टर कर लिया है, जिसने यहाँ पर सिर्फ इस टेक्निक को पहली बार जिंदगी में देखा और इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया और जो मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो मास्टर ली मोरियोंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और हमारा जॉन उसे कहता है अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर क्यों गिर गए, ये तो तुम्हारी
तुम्हारी अपनी ही टेक्निक थी और तुम्हारी टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, मैंने इसको बड़ी आसानी से मास्टर कर लिया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुम जिंदा हो या फिर तुम मर गए हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मर गए हो तो फिर ठीक है, तुम्हारा सर भी काट देता हूँ ताकि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को सबक मिल सके। तो मास्टर जो होते हैं इसी के साथ ही चलाकर उसे कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्लीज, यहाँ पर मुझे मारना मत, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि मेरी बॉडी के ऊपर इतने कट्स लगे हैं कि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं आऊंगा, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कभी नहीं आऊंगा और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट भी करूंगा जो तुम्हारी दीवारें तोड़ी हैं। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि हाँ अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहता है नहीं नहीं मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। तुम्हारा जॉन कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे तो मैं भी अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा और दोबारा हम दोनों का आमना सामना ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही बैंडेट्स खुश हो जाता है कि हमारे जोखा ने इस फाइट को जीत लिया है। तो चीफ भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है नहीं नहीं चीफ मुझे कोई चोट नहीं लगी। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने जिस क्लोन टेक्निक को यूज किया वो बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक थी। तो मास्टर ली मोरियोंग जब वहां पर उसके साथियों से उठाकर लेकर जा रहे होते हैं वो पीछे की तरफ घूमकर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये लड़का कहां से आया है, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक बैंडेट के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बना, ऐसे लगता है जैसे किसी मैं प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर को देख रहा हूं। तो यहीं पर ऊपर दिखाते हैं माउंटेन के ऊपर एक और बंदा जो होता है वो छुपकर इस सारी बैटल को देख रहा था और इस सारी बैटल को देखने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो ये लड़का है और इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि जहाँ पर हीनान प्रोविंस में जहाँ पर ये 5 पीक माउंटेन है उसके आसपास यहाँ पर कुछ छोटी मर्चेंट ग्रुप्स हैं जिनमें से यहाँ पर एक नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप्स था और कुछ और मर्चेंट ग्रुप्स है जिसमें कुछ बड़े मर्चेंट यूनियंस भी हैं। तो उनमें से एक बड़ी मर्चेंट यूनियन जो है ली मोरियोंग के हारने के बाद, क्योंकि ली मोरियोंग भी अब यहाँ पर सबमिट कर चुका है, एक और यहाँ पर बड़ी मर्चेंट यूनियन है जिसका नाम मानसू मर्चेंट यूनियन है। तो मानसू मर्चेंट यूनियन के लोग भी अब यहाँ पर काफी बड़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से जिसे भी गुजरना पड़ेगा उसे वहां पर टोल टैक्स देना पड़ेगा और ऊपर से हमारे योन जोखा की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो लोग बैठकर वहां पर मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें डिसाइड करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या करना है और कैसे इनको डील करना है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग भी वहां पर जाकर मार खाने वाले हैं या फिर ये किसी स्ट्रॉन्गर को लेकर आएंगे।